or should we start? I'm good. I can start. चलें ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए ज़ीशान। आप सबको जैसे कि पता है, आज ज़ीशान जो है हमें रिलेटिविटी और टाइम के ऊपर उन्होंने प्रेजेंटेशन अपनी तैयार की है और होपफुली हम सब उससे सीखेंगे। तो काइंडली पहले हम उनकी प्रेजेंटेशन पूरी होने देंगे, उसके बाद हम आखिर में सब क्वेश्चन और आंसर्स रखेंगे, जिसमें जो भी ज़ीशान से पूछना हो, समझना हो, इंशाल्लाह वो बताएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, ओवर टू यू, आप शुरू करें। ओके, थैंक यू नादिया। अच्छा, एक्चुअली मैंने ये सारी जो प्रेजेंटेशन है इसकी जो शुरू की स्लाइड्स हैं आई हैव डिजाइंड इन अ वे कि इसमें मैथ्स कम यूज़ हो और विजुअलाइजेशन मैंने ज़्यादा की ताकि सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। और जो हम जिस आइडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा बेस बनाऊंगा थोड़ी सी रिलेटिविटी के लिए, और I will just discuss the idea of this inception of the relativity for a while. Then I will go to relativity itself, and then I will go for the application of relativity, which is actually the time travel, which we will see that. एंड उसके बाद फिर उसको मैं थोड़ा सा नहीं बल्कि इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा उसको मैं इस्लाम को मैंने दो पोर्शन में किया इसको साथ, पहले कॉस्मोस के साथ और दूसरा टाइम के साथ इटसेल्फ रेफरेंस किया और उसको मैप किया ताकि हमें आइडिया हो कि स्टार्ट से कैसे चल रहा है और आखिर में I will just touch one topic which is basically really of good fun facts about, not fun fact but interesting facts medieval Muslims की, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, सबसे पहले बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहूँगा। और आई विल शेयर सम रियली गुड फैक्ट्स कि उन्होंने क्या क्या किया था उस टाइम पर और उनकी वजह से आज की जो एस्ट्रोफिजिक्स है वो कहाँ पे पहुंची हुई है। तो कोशिश कीजिए कि मैं क्वेश्चन आई मीन एज 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 नादिया ने बोला है कि हम लास्ट में ले लेंगे। आई विल ट्राई टू सम अप द कंप्लीट प्रेजेंटेशन। आप अगर कोई भी क्वेश्चन होता है बेशक आप नोट कर लें, बाद में हम उसको आखिर में डिस्कस कर लेंगे। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? साइलेंस इज ओके। जी जी जीशान, इट इज ओके, आप स्टार्ट करें। ओके, सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद द इंसेप्शन कि जब 18 सेंचुरी में ऑफ कोर्स आई मीन प्रिवेलिंग थ्योरी है क्या थी, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर फिर उसको बेस बनाऊंगा थोड़ी सी। और इसमें कोई मैथमेटिक्स में यूज़ कुछ नहीं बता रहा है, मतलब सिर्फ उसकी एक्सपेरिमेंटिंग जो थी उसकी स्टोरी सुना रहा हूँ। कि प्रिवेलिंग थ्योरी ये थी कि द साइंटिस्ट विच इज थॉमस यंग, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने असल में एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने लाइट को देखना था कि लाइट की पॉसिबिलिटी देखनी थी कि लाइट आइदर बिहेव करती है पार्टिकल की तरह या वेव की तरह। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट टिल आज तक, मतलब उसको काफ़ी दफ़ा परफॉर्म किया गया। उसका नाम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। उसमें उसने किया क्या था कि उसने एक फोटॉन्स को शूट किया था, फोटॉन बीम्स को वॉल के ऊपर, जिसके अंदर दो स्लिट्स थी। ये बर्ड आई व्यू है बाय द वे। एंड बर्ड आई व्यू से मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़। तो फोटोन अगर हिट करेगा वॉल के ऊपर और जहाँ अगर उसके ऊपर सिर्फ फोटोन यहाँ से पास होके वॉल के ऊपर सिर्फ दो या जब मतलब सिर्फ दो स्पेक्ट्रम्स बनाएगा तो इसका मतलब है वो पार्टिकल है। अगर वो मल्टीपल पैटर्न्स जाके बनाएगा उस स्लिट के अंदर से गुजर के, तो दैट मीन्स कि वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने नीचे शो भी कराया हुआ है कि अगर वो वेव होता तो वो कैसे, या जहाँ जहाँ ब्लैक है शेडोज है, वहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक वहाँ पे वो पैटर्न्स बन जाते हैं, ये वाले शेडो पैटर्न्स। और ये एक साइड व्यू है उसका कि इलेक्ट्रॉन बीम से कैसे उसने गुजारे दो, तो वो ऐसे स्पेक्ट्रम हमारे पास बन गए शेडो में। तो इससे उसने आइडिया लिया 1801 में कि जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है, जो हम लाइट नॉर्मल देखते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि जी 1801 में कि लाइट जो है ना वेव की तरह बिहेव करती है। उस चीज़ को लाइट को जब
थोड़ा टाइम और आगे चला, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं सर बताना भूल गया कि उन्होंने बताया कि इसमें मैंने एक चीज़ लिखी हुई है ईथर थ्योरी। तो उन्होंने क्या कि इसने एक और चीज़ भी बताई कि आई डोंट नो कहाँ से आ रही, लेकिन एनीवेज उसने थ्योरी ये बताई कि जब सन से लाइट अर्थ तक आ रही है तो वो कैसे आ रही है। अगर तो पार्टिकल है तो वो सॉरी वेव है तो वो वेव को तो कोई मीडियम चाहिए। जैसे समंदर के अंदर वेव्स बनती है तो समंदर एक मतलब लिक्विड एक हमारे पास सब्सटेंस है, तो इसलिए उस लिक्विड सब्सटेंस की वजह से वो वेव बनती है। तो लाइट अगर वेव की तरह बिहेव करती है, वेव है एक, तो वो वेव को एक मीडियम चाहिए सन से ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो उसने उस टाइम पे थ्योरी दी, उसका नाम उसने लिमिकोरस ईथर दिया था, जिसको आज ईथर अभी भी फेमस है ईथर फॉर दैट, बट वो थ्योरी अब फेमस नहीं है। तो उसने कहा कि जो पूरी स्पेस है दैट इज फिल्ड विद ईथर, और ईथर की वजह से जो लाइट है वो ट्रेवल करके वेव की फॉर्म में अर्थ तक आती है। तो 1887 में जाके, मतलब अराउंड 87 इयर्स या 86 इयर्स के बाद, दो साइंटिस्ट मिचेलसन और मॉर्ले का एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी इसको टेस्ट करने के लिए था सिर्फ कि लाइट कि ईथर जो है वो रियली में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है। ये थोड़ी सी मैंने इसकी इसको लिक्विड ग्रेविटी भी बोलते थे ईथर को, कि वो इट्स ए सब्सटेंस, डार्क सब्सटेंस इन द आउटर स्पेस विच वी कैन नॉट सी, बट वो एक स्टिल सब्सटेंस है, उसका नाम उन्होंने ईथर दिया था। तो उसके थ्रू लाइट हमारे तक ट्रेवल करती है। तो हुआ क्या कि एक्सपेरिमेंट ये था मिचेल एंड मॉरिसन का, कि उन्होंने टेस्ट करना है कि ईथर वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट बीम, दो लाइट, और इसमें एक और चीज़ मैं थोड़ा सा और कंप्लीट कर दूं कि अगर वेव जिस साइड पे वेव्स का डायरेक्शन होती है, अगर कश्ती भी उस तरफ बह चल रही हो तो कश्ती की स्पीड ज़्यादा होती है। अगर कश्ती ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो वेव्स की तो उसकी स्पीड कम होती है। तो इससे ये जो एक्सपेरिमेंट था मिचेल एंड मॉरिसन का, वो ये शो कर रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर लाइट, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वन साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर जो है लाइट बीम जो है, जो हम लाइट फोटोन को करेंगे, अगर वो अर्थ की डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, और जो अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएंगे जिस बीम को, उसकी स्पीड डिफरेंट होनी चाहिए। तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि वाकई में ईथर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि ईथर एग्जिस्ट करता है क्योंकि वेव्स की फॉर्म में वो आ रहा है, तो वेव्स बनाने के लिए ईथर चाहिए था। तो ईथर जो है वो लिक्विड वाटर, जो जिसकी हम बात करते हैं, या लिक्विड ग्रेविटी हम जिसको बोल रहे हैं, तो वो है। तो असल में हुआ क्या कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया ये वाला, इन दोनों ने, तो इन्होंने एक बीम लाइट के फोटॉन्स हिट किए दो जगहों पे। ये एक लाइट की इस डायरेक्शन में, अर्थ की डायरेक्शन में था, अर्थ की मूवमेंट में, और जो दूसरा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, और दोनों को यहाँ पे कैचर लगा हुआ है जो कि इनकी स्पीड कैच करनी थी जिसने। और हाइपोथेसिस ये था कि अगर दोनों की स्पीड, एक की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए जो कि अर्थ की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये राइट साइड वाला, और ये जो ये है इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। लेकिन जब वो दोनों को कैच किया गया मल्टीपल टाइम्स तो उनकी स्पीड जो है वो सेम आई। व्हेन स्पीड दोनों की सेम आई तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ द लाइट वाज कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग। तो जो ईथर थ्योरी थी वो वहां पे फेल हो गई, और जो प्रीवियस 70-80 इयर्स का ईरा था दैट वाज गॉन लाइक वेन, गॉन इनटू वेन। और एक स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास एक कांस्टेंट आ गई, जो कि मैंने साइड पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दिखाया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जो इसका क्रक्स है इस स्लाइड का वो ये है कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट आई, और हमारे पास जो ईथर थ्योरी थी वो फेल हो गई। अच्छा, अब तो ये तो मैंने थोड़ी सी बेस बनाई है कि लाइट की स्पीड को हमने कांस्टेंट किया है। अब मैं रियल टर्म के ऊपर आता हूँ, जो रियल हमारा सब्जेक्ट था रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी असल में, जीशान प्लीज अनम्यूट कर लें अपने माइक, शोर आ रहा है।
जिशान भाई आपके पास मीटिंग की, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जिशान भाई के पास मीटिंग की आईडी और पासवर्ड आ रहा होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिएगा, एक मेंबर को चाहिए, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा। मैं भेज देती हूँ, आप कैरी करें। ओके, सो मैं दोबारा से इसको रिज्यूम करता हूँ यहाँ से रिलेटिविटी से। कि रिलेटिविटी असल में है क्या? रिलेटिविटी है कि आप कोई फ्रेम किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं विद सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जस्ट सिंपल स्ट्रेट इसकी डेफिनेशन है। लेकिन रिलेटिविटी जो फिजिक्स के रूल से हमने देखी है वो तीन किस्म की देखी है। एक नॉर्मल रिलेटिविटी है, एक स्पेशल रिलेटिविटी है और एक जनरल रिलेटिविटी है। जो रिलेटिविटी फर्स्ट है जो कि 1632 जिसका मैंने जिसका ईयर लिखा हुआ है, दैट वाज गिवन बाय गलीलियो, जो एक फेमस ट्रैवलर भी, फिलोसोफर भी और साइंटिस्ट भी रहे। तो गलीलियो ने, हमें लगता, मतलब मुझे भी ये लगता था इससे पहले कि शायद रिलेटिविटी बेसिकली इज द बेबी ऑफ आइंस्टाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेटिविटी उससे पहले की भी है, कंसेप्ट एज एन रिलेटिविटी उससे पहले का भी है। तो रिलेटिविटी जो उसने दी थी वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दी थी, लेकिन जो आइंस्टाइन ने दी थी उसने फिजिक्स पूरी चेंज कर दी। जो के नीचे फर्स्ट उसने फर्स्ट थ्योरी दी थी स्पेशल रिलेटिविटी की 1905 में, और जनरल रिलेटिविटी की उसने थ्योरी दी थी 1915 में। तो फर्स्ट में आई विल जस्ट चेक विद नॉर्मल रिलेटिविटी जो कि गलीलियो ने दी थी। और इसमें यह था कि बड़ी सिंपल सी थ्योरी है वाली, कि हम अक्सर अपनी रियल लाइफ में नोट भी करते हैं। उसने कहा क्या? उसने कहा कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है। उसने कहा यूनिवर्स भी एब्सोल्यूट है। और उसने कहा कि जो ग्रेविटी है वो एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, कि वो अभी उसने उसको डिफाइन नहीं कर पाया था। तो उसने कहा जी जो ग्रेविटी है इटसेल्फ वो एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि दो मैसेज के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, और जिसका बिग मैस होता है। एक अगर दो बॉल्स पड़ी हैं, एक बिग मैस वाली और एक स्मॉल मैस वाली, तो जो बिग मैस वाली बॉल है वो स्मॉल मैस वाली बॉल को अपनी तरफ पुल करेगी। तो उसने सिर्फ इतना ही बताया कि ग्रेविटी इससे ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं उससे नहीं की थी उसने, और ना ही उसने आगे उसकी कोशिश भी की। तो उसने बस ये बताया कि डिफरेंट मैसेज हैव पुलिंग फोर्स टुवर्ड ईच अदर, जो कि जो बड़ी होगी उसके होगी। ये तो उसकी बेस थी रिलेटिविटी की। लेकिन उसकी जो थ्योरी थी वो ये थी कि अगर एक मूविंग बॉल चल रही है, मूविंग, सपोज एक ट्रेन का डब्बा, ट्रेन चल रही है और एक बंदा बाहर खड़ा है ट्रेन से, अ, और ट्रेन से बाहर वो खड़ा है, और ट्रेन जो है, अगर मैं इसको, आप मुझे सिर्फ एक सेकंड दे, मैं इसको आपको छोटा सा, अगर, ओके, नहीं है, ओके, फॉर इंस्टेंस लीव इट, मैं इसको वैसे बता देता हूँ कि अगर ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर है और उसके ऊपर आप एक खुद भी चल रहे हैं 2 किलोमीटर की स्पीड से, तो जो बाहर एक बंदा खड़ा है उसको आपकी स्पीड, आपकी जो आपकी स्पीड होगी वो आप उसकी 22 किलोमीटर उसको नजर आएगी, क्योंकि 20 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन रन हो रही है, उसके अंदर आप वॉक कर रहे हैं 2 किलोमीटर से। तो उसने कहा जी ऑल इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनकी स्पीड प्लस करनी पड़ती है। इन केस आपने खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर आप कुछ खुद भी प्ले कर रहे हो, मतलब आप ट्रेन में प्ले करें या जिसमें भी, ये उसने अपनी एग्जांपल्स दी थी कि कश्ती में अगर हम बॉल के साथ खेलेंगे तो हमें जो इन लोगों के लिए जो स्पीड है कश्ती की वो कांस्टेंट है, तो इसलिए इनको बॉल की जो स्पीड है वो 2 ही नजर आएगी। लेकिन जो एक बाहर खड़ा है तो उसको वो बॉल की स्पीड प्लस उस शिप की स्पीड प्लस करनी पड़ेगी रिलेटिविटी के लिए, या उसकी स्पीड नोट करने के लिए बॉल की। तो ये थी जनरल, सॉरी नॉट जनरल, इट्स जस्ट सिंपल रिलेटिविटी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। इसमें सिर्फ उसने कहा था कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो चल रहा है उस दोनों स्पीड को ऐड करके जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है, क्योंकि फिजिक्स में जो ऑब्जर्वर होता है उसकी बहुत वैल्यू है, मतलब उसकी बड़ी आप समझ रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंस है हर हर एक्सपेरिमेंट में। एनीवेज, मैं आगे चलता हूँ। ये रिलेटिव ये उसने एक्सप्लेन की थी 1632 में। तो उसके बाद हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने 1905 में फर्स्ट टाइम दी थी,
उसने कहा कि तब तक क्योंकि हमने देख लिया कि लाइट की जो है स्पीड है वो एक कांस्टेंट स्पीड है, तो ये उसकी पर सेकंड स्पीड है 186,000 माइल्स पर सेकंड, जो कि मल्टीपल अर्थ्स का रेडियस भी मेरे ख्याल से 40,000 है अर्थ का रेडियस। तो अगर हम 40 से करेंगे तो एक सेकंड में तकरीबन 5 चक्कर स्पीड ऑफ लाइट से आप लगा सकते हैं पूरे अर्थ के राउंड। एक सेकंड में 5 चक्कर लाइट का एक फोटोन लगा सकता है अर्थ के रेडियस पे। तो उसने कहा कि एक तो उसको पता था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि इसका टाइम आगे का है, जो हमने वो 1801 में किया था वो एक्सपेरिमेंट, और सॉरी 1887 में, सॉरी, लाइट को जो कांस्टेंट स्पीड आई थी, तो इसने 1905 में ये ली थी। तो इसमें उसने कहा कि थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है कि अब थोड़ा सा अपने आप लोगों ने मेरे साथ रहना है इस जगह पे, कि एक तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, लेकिन जो उससे थोड़ा अर्सा पहले एक मैक्सवेल, एक और साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि जो फोटॉन्स हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि स्टिल नहीं रह सकती, और जो कि स्टिल रह ही नहीं सकती। वो उसका लॉ था, और वो लॉ मल्टीपल टाइम्स प्रूव हो चुका था ऑलरेडी। तो इसने, बाय द वे, आइंस्टाइन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, कोई थ्योरेटिकल मैथमेटिकली सॉल्व नहीं किया था, पहले उसने थॉट एक्सपेरिमेंट एक किया था। उसने कहा कि अगर मैं एज्यूम करूं अपने आप को कि मैं एक फोटोन यहाँ से किसी ने फायर किया है फोटोन गन से, लाइट गन से, और मेरे पास कोई पावर है, सुपर पावर, तो मैं भी स्पीड ऑफ लाइट से भागता हूँ। तो अगर हम दोनों एक ही स्पीड पे भागेंगे तो हमें एज पर दी नॉर्मल रिलेटिविटी जो कि उसने दी थी गलीलियो ने, तो मुझे ये जो है लाइट बीम, ये मुझे स्टिल नज़र आना चाहिए। ये आप ऐसे एक्सपेरिमेंट, ये इसको आप ऐसे सोचें कि अगर दो ट्रेनें, आप लोगों ने शायद खुद भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि दो ट्रेनें साथ साथ चल रही हो, तो आपको दोनों ही मूव करती हुई नज़र नहीं आ रही होती। आपको लगता है कि दोनों स्टिल हैं हम दोनों, या दोनों कारें भी साथ चल रही हो तो दोनों स्टिल हैं। वैसे मैं जनरल बता रहा हूँ। तो उसने ये थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे ये लाइट का जो बीम है ना, ये मुझे स्टिल नजर आएगा। तो इसके ऊपर उसके कान थोड़े से इसलिए खड़े हो गए कि वो एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो ये खड़ा नहीं हो सकता एक भी जगह पे, बेशक ये स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भी चल भाग रहा हो उसके साथ। तो ये उसने कहा कि थॉट एक्सपेरिमेंट थोड़ा गलत है, मैं इसके थोड़ा सा और रिवाइव करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर मैं ट्रेन के ऊपर जा रहा हूँ, ट्रेन ऑलरेडी 2000 माइल्स के ऊपर चल रही है, माइल्स पर सेकंड पे चल रही है, और यहाँ पे एक बंदा बाहर खड़ा है, उसने जो मैं खुद खड़ा हूँ, सपोज मैं रिशान खड़ा है, तो उसने यहाँ से जैसी ट्रेन उसके लेवल पे आई है, तो उसने यहाँ से अपनी बीम भी स्टार्ट कर दी। तो ट्रेन ऑलरेडी 2000 माइल के ऊपर है, और ये अपनी 186,000 माइल्स के ऊपर जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट इसको, जो अंदर बैठा होगा, इसको वो जो स्पीड बीम ऑफ लाइट है वो थोड़ी सी स्लो नजर आनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद भी मोशन में है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ, ताकि अगर आप अक्सर कार पे जा रहे हो तो प्लेन एरोप्लेन्स आर वेरी फास्ट, आप आसमान में देखते हैं, तो अगर आप उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं एरोप्लेन की, तो आपको लगता है कि वो या तो खड़ा है जो एरोप्लेन है, या थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि वो आप भी रिलेटिवली मोशन में होते हैं। तो जब इसने ये सोचा कि ये बीम जो है ये जो बीम है ये स्लो हो सकता है, अगर मैं यहाँ से, मैं खुद भी ट्रेन के ऊपर जा रहा हूँ जो कि हाई स्पीड ट्रेन है, तो इस थ्योरी ने एक्चुअली में अब थोड़ा सा पजल क्रिएट कर दिया इस, कि ये थ्योरी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो तो कांस्टेंट है, दैट इज प्रूवन ऑलरेडी। तो उसने कहा कि अगर वो भी प्रूवन है, स्पीड ऑफ लाइट भी, और उसने स्लो भी नहीं होना, तो फिर किस चीज के ऊपर यहाँ पे फर्क पड़ सकता है इन जनरल। उसने इसके ऊपर टाइम लगाया काफी, और मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व करने की कोशिश की, और उसने एट द एंड रिजल्ट निकाला। वो टाइम था कि टाइम इटसेल्फ, कि टाइम अपने आप को स्क्वीज करता है, सॉरी, एस टू कीप द स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, टाइम अपने आप को ऊपर या नीचे करता है। तो उसने पहली दफा ये वर्ड बोले थे कि टाइम इज रिलेटिव, सिंस द बर्थ ऑफ अर्थ, बाय द वे, कि टाइम जो है वो रिलेटिव है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि उसने बोला कि ये इस स्पेशल रिलेटिविटी की जो रिजल्ट था वो ये था, दो चीजें थी। एक,
टाइम इज रिलेटिव, और उसने दूसरा मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर बेसिकली मैं अगर उसको नॉर्मल जनरल बताऊं तो वो ये कि नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मली होता ही है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितना मैस इन होता है उतना ही मैस आउट होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है तो उसका मैस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसने ये प्रूव किया कि एनर्जी मैस में और मैस एनर्जी में कन्वर्टेबल है, और इसमें ई एनर्जी है और एम इज मैस एट रेस्ट है और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है बाय द वे। और इसमें जो दो इसके जो रिजल्ट्स हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं स्पेशल रिलेटिविटी के, वो ये थे कि टाइम जो है वो एक तो रिलेटिव है, और दूसरा इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, जो कि मैस, इसको मैं ऐसे आपको बता देता हूँ इन जनरल टर्म्स कि अगर कोई बंदा ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है, मैं बार बार सॉरी ट्रेन का दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रेन का ज़्यादा एग्जांपल्स पढ़ी हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है तो कोई बंदा उसके बाहर ट्रेन को चलते हुए देख रहा है, तो उसको ट्रेन की जो मूवमेंट है, अगर ट्रेन खड़ी हो तो उसके अंदर फोर्स कम होती है, लेकिन अगर ट्रेन मूव करी तो उसकी मोमेंटम की वजह से उसकी फोर्स ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए हैं उसको लगता है कि मेरे मेरे उसको जो जो अंदर बैठा हुआ है उसको हमेशा लगता है कि नहीं मैं तो एट रेस्ट हूँ, लेकिन जो बाहर बैठा हुआ है उसको पता चलता है कि नहीं, जो अंदर स्टिल पोजीशन पे भी है, मैस एट रेस्ट भी है, उसकी भी एनर्जी जनरेट हो रही है। तो ये इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर बेसिकली वो था। एंड टाइम इज रिलेटिव, मैंने बताया कि अगर आप चलती हुई ट्रेन से भी लाइट को देख रहे हैं तो लाइट की स्पीड नहीं चेंज होने वाली, लाइट की स्पीड सेम रहेगी। तो उसका मतलब है कि जो बंदा ये खड़ा है, जो मैं खड़ा हूँ, और जो अंदर खड़ा है, इसके लिए और इसके लिए टाइम डिफरेंट है। ये उसने मैं अभी आगे जाके इसको थोड़ा सा हम और भी देखेंगे, अभी आपको ये थोड़ा सा पता चल जाएगा ज़्यादा जब मैं इसकी सेकंड थ्योरी पे आऊँगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइम कैसे स्क्वीश या एक्सपेंड हो रहा है। तो फॉर नाउ अभी मैं इसको अभी स्पेशल रिलेटिविटी तक तीन रिजल्ट थे कि टाइम जो है वो रिलेटिव है, और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो छोटी नज़र आती हैं, और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उनका मैस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, जो कि उसने बाद में प्रूव भी किया, हम उसको देख भी लेंगे। और लेकिन उसने स्पेशल रिलेटिविटी जो है ना वो ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रही थी अभी भी, जो कि गलीलियो ने भी वैसे ही छोड़ दी थी। तो मैं थर्ड पे आता हूँ कि 1905 के बाद 1915 के अंदर स्पेशल रिलेटिविटी का केस आया और जनरल रिलेटिविटी का केस आया, जो कि उसने और भी टाइम स्पेंड किया अपनी पहली वाली थ्योरी के ऊपर कि मैं ग्रेविटी को किसी तरीके से डिफाइन कर सकूं कि ग्रेविटी क्या चीज़ है। तो ग्रेविटी को उसने जब डिफाइन करने के लिए गया तो उसने दो चीज़ें सामने थी कि हमने ग्रेविटी को करना तो है। मैं इसको वापस थोड़ा सा आगे चलता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता सकूँ यहाँ पे। स्पीड, एक तो हमने देखा है कि स्पीड ऑफ लाइट, दो चीज़ें अपनी ज़रा थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट मैंने बताया कि कांस्टेंट है, और दूसरा मैंने बोला एक और दो चीज़ें स्पीड लाइट के लिहाज से ये है कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ट्रेवल करती है और स्ट्रेट पाथ लेती है, स्ट्रेट पाथ अवेलेबल जो भी है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेती है। तो उसने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया अपने दिमाग में ही, मतलब काफ़ी सोचना उसने कि उसने कहा कि अगर मैं एक रूम के अंदर खड़ा हूँ और रूम जो है वो रॉकेट के अंदर है, और रॉकेट के अंदर है वो रूम, और जैसे हम मैं खड़ा हूँ उस रूम के अंदर और मैं रॉकेट हवा में जा रहा है फुल अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो मैं अगर टॉर्च ऑन करूँगा तो जो जो लाइट है वो मुझे ऐसे नजर आएगी, पेंट होती हुई लाइट, क्योंकि लाइट के ऊपर भी लाइट ने हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, और शॉर्टेस्ट पाथ जब लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि अर्थ जो है वो कर्वी है, स्ट्रेट नहीं है। हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक तो स्ट्रेट लाइन होती है और वो कर्व होती है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है तो आपको लगेगा शायद ये स्ट्रेट है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्टेंस लॉन्ग होगा तो जो लाइट है वो कर्व ले रही होगी। दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट कि जब उसने ये चीज़ डिस्कवर की कि ओके नाउ आई एम वेरी क्लोज टू द ग्रेविटी, कि ग्रेविटी क्या करना चाह रही है। कि जब भी उसने ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करा था कि जो लाइट है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी बेंट हो रही है, तो फिर उसने ये
सेकेंड। ओके, तब उसने अपने अपने एक उसे उसका कुलीग था मार्शल ग्रॉसमैन। वो उसने रिसेंटली कर्व ज्योमेट्री में पीएचडी की थी, तो उसने उसके साथ काफ़ी टाइम गुजारा। और क्योंकि उसने कर्व ज्योमेट्री में की थी पीएचडी, तो उसने मैथ्स के थ्रू इसको प्रूव करने की कोशिश की कि जो लाइट है वो बेंट होती है। तो अब मैं सीधा डायरेक्ट उस पर इस टॉप पे आता हूँ कि इन दोनों ने कोई 1 या 2 साल लगाए थे इस चीज़ के ऊपर, उसको प्रूव करने के लिए कि लाइट बेंट हो रही है। और लाइट बेंट कैसे हो रही है? उसने कहा कि जो ग्रेविटी है असल में वो है क्या है। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये उसने कहा कि जो बाहर ईथर नहीं था, वो तो ईथर वाली स्टोरी तो फेल होगी। उसने कहा ये ईथर नहीं है, दिस इज स्पेस टाइम फैब्रिक। स्पेस टाइम फैब्रिक होता है क्या? उसने कहा कि स्पेस टाइम जो है ना, वो ये होता है कि स्पेस और टाइम के ना ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक आप समझिए कि एक ट्रैम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन के ऊपर ये सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं कि ये अगर एक कोऑर्डिनेट 1 साल का है, ये 2 साल का है, और इसके अंदर ये स्पेस है, और इसके साथ जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो टाइम का है। तो उसने कहा कि जो ग्रेविटी है असल में वो कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट या मैस जो है, बेसिकली मैसिव नहीं, सिर्फ मैस, कोई भी मैस वो स्पेस टाइम के अंदर डेंट डालता है, और डेंट डालने की वजह से ग्रेविटी जो है पुल क्रिएट होती है। इसकी एग्जांपल आप बड़ी सिंपल सी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अगर ये एक स्पेस टाइम की चादर है, फैब्रिक है, तो इसके ऊपर मैंने एक ये सन रखा हुआ है सपोज यहाँ पे। तो इस सन ने उसको थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा ही बेंड कर दिया। तो उस बेंड करने से होगा क्या कि जो उसके इर्द गिर्द जो छोटी बॉल्स होंगी वो उसके गिर्द घूमने शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस छोटी बॉल ने भी डेंट डाला होगा, लेकिन जो बड़ी बॉल है उसने डेंट ज्यादा बड़ा डाला हुआ है, या उसको नीचे को ज्यादा खींचा हुआ है स्पेस फैब्रिक को, तो इसलिए जो दूसरी बॉल है वो खुद ब खुद उसी तरफ पुल हो रही है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। इस साइड पे जो राइट साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है कि अभी ये स्टार्ट होगी कि और अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रही है, क्योंकि सन ने ज्यादा बड़ा कर्व डाला हुआ है स्पेस टाइम के अंदर, और अर्थ ने उससे कम डाला हुआ है, और मून ने उससे भी कम डाला हुआ है। ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर डिफरेंट स्टार्स हैं जिन्होंने स्पेस फैब्रिक के अंदर डेंट डाला हुआ है। उनकी वजह से चीजें उनके गिर्द घूमती हैं। तो घूमने का मकसद होता है कि वो पुल कर रही हैं बेसिकली। इसकी एग्जांपल आपने शायद यूट्यूब वगैरह पे देखी होगी कि वो अक्सर टीचर्स दिखा रहे होते हैं कि ट्रैम्पोलिन के ऊपर या किसी चादर के ऊपर बॉल फेंक, तो वो बॉल घूम के सेंटर में चले जाती है, और फिर जब दूसरी बॉल फेंकते हैं तो वो भी घूम के चली जाती है। तो वो असल में दिखा रहे हैं कि जो स्पेस टाइम है वो चादर है जिसके अंदर डेंट डला है एक मैस की वजह से, और दूसरी बॉल उसके गिर्द घूम रही है, तो वो एक ग्रेविटी क्रिएट कर रही है। और इस चादर को हम स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम इसलिए कहते हैं कि ये बताता है कि कितनी स्पेस और कितने टाइम को डेंट कर रहा है, या कितने स्पेस और कितने टाइम को बेंट करना है नीचे को। ये हमें सारा मैं 2D में दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में जो हकीकत है वो ये 2D नहीं है, हमारी वर्ल्ड ये 3D है। तो ये जो डायग्राम है ये किसकी क्लोज टू रियल इसकी डिपिक्शन है, जहाँ पे ग्रेविटी को ये जगह जगह से बेंट कर रहा है स्पेस टाइम को, अर्थ या सन जो भी स्टार है या प्लेनेट है। तो अब मैं दोबारा से पहले वाली पे आता हूँ, इस वाली जगह पे। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई लाइट आ रही है तो उसने प्रूव कर दिया था कि लाइट जो है हमेशा कर्व में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर मूव होती है, और ये जो कर्व डलते हैं ये मैस की वजह से डलते हैं, और ये कर्व किस में डलते हैं? स्पेस टाइम में। तो अगर कोई लाइट आ रही है तो वो कर्व होकर अर्थ तक इस तरह पहुंचेगी, किसी और स्टार से भी आ रही है तो, अगर सन से भी आ रही है तो वो ऐसे आएगी, कर्व होकर आएगी। मैं अभी आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल बताऊंगा, और इस लाइन के ऊपर मैं असल में बाद में लास्ट में आऊंगा, ताकि आपको थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी तो सेंस, तो वो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव, एंड मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। कि जो मैटर है, जो मैस है बेसिकली, वो बताता है कि बेंड किस तरह होना है, और जो स्पेस टाइम इटसेल्फ है वो मैटर को बताता है कि आपने जो हाउ टू मूव जो भी मैटर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अच्छा, इसमें अब ये सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड होगी आप लोगों के लिए भी।
जिसमें हम थोड़ा सा चीज़ों को और ग्रैब करेंगे ताकि हम एंड रिजल्ट तक पहुंचे कि ये हो क्या रहा है। टाइम डायलेशन या जो टाइम स्लो या फास्ट होता है, जो अब हम उस पे आने लगे। अ, ये एक एग्जांपल थी कि ये एक स्पेस टाइम फैब्रिक है। सपोज तो एक बॉल या एक कोई भी चीज़ मैंने बाहर रखी है, तो अगर ये मैं सपोज कर लूँ कि एक ब्लॉक जो है वो 5 ईयर का है, और एक ये स्पेस है उसकी, और इसका जो कोऑर्डिनेट दूसरा है वो सपोज ये 5 ईयर का एक लाइन है। ये भी 5 ईयर की है, ये भी 5 ईयर की है। जो भी इस पे चल रहा है वो 5 ईयर गुजार रहा है, 5 ईयर गुजार रहा है, क्योंकि हम आगे को मूव कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ भारी गुजरती है या भारी उसके अंदर पड़ती है स्पेस टाइम में, तो वो उसको स्ट्रेच कर देती है। जो उसके 5 साल होंगे वो ये 5 साल और ये वाले 5 साल, इधर टाइम इंतहाई स्लो हो जाएगा, इधर टाइम बिल्कुल आराम से जैसे नॉर्मल गुजर रहा है उस टाइम गुजर जाएगा। तो इसके कंपेयर ये टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू जो बेंट हुआ हुआ है वो वाला। और जो बेंट हुआ हुआ है वो स्लोअर है एज कंपेरिजन टू जहाँ पे बेंट स्पेस टाइम फैब्रिक नहीं हुआ हुआ। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी मैं और क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ये एक अर्थ ने डाला हुआ है डेंट या बेंट किया हुआ है स्पेस फैब्रिक को, और ये उसका मून है हमारी अर्थ का, उसने भी थोड़ा सा किया हुआ है। और ये एस्ट्रॉयड कोई छोटा मोटा पत्थर गुजरा है तो उसने भी हल्का सा उसको किया हुआ है। तो इसके मुताबिक जो टाइम गुजर रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल टाइम गुजर रहा है जो यहाँ पे चल रहा है। जो अब मून पे चलेगा वो थोड़ा सा स्लो चलेगा, और इन दोनों के कंपैरिजन में जो अर्थ का जो टाइम है वो इससे भी स्लो चलेगा। क्यों चलेगा अब मैं बताता हूँ कि वो चलेगा क्यों। वो वैसे मैंने थोड़ा सा बता भी दिया कि क्योंकि वो स्ट्रेच कर दिया उसने टाइम का जो फैब्रिक है उसको स्ट्रेच कर दिया। उसी जैसे अगर ये 5 ईयर का ब्लॉक था तो 5 ईयर का ब्लॉक उसने लंबा कर दिया, तो उससे वो स्लो हो गया टाइम। अब मैं थ्रू थोड़ी सी छोटी सी मैथ है, ये कोई ज़्यादा लंबी, हम बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है हमने इसको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये जब ये मैं बात कर रहा था कि ये स्पेस है, स्पेस टाइम का फैब्रिक है, और ये ऊपर अर्थ खड़ी है। अर्थ ने थोड़ा सा डेंट डाल दिया इसको स्पेस टाइम को। तो जो लाइट यहाँ से गुजर के ये सी से डी पे गुजर रही है वो एक लॉन्ग स्ट्रेच ले रही है। और जो ग्रेविटी नॉर्मल जहाँ पे कोई मैस नहीं है वहाँ पे स्पेस टाइम बेंट नहीं हुआ तो जो नॉर्मल टाइम ऐसे आराम से गुजर रहा है। तो आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि जो लाइट ये वाला राउट लेगी वो ज्यादा टाइम लेगी, और जो ये वाला राउट लेगी वो नॉर्मल टाइम लेगी या फास्टर लेगी एज कम्पेयर। क्योंकि अब हम रेफरेंस में देख रहे हैं, रिलेटिविटी इज ऑल अबाउट रेफरेंस। तो जो बंदा, मैं दूर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक बंदा यहाँ से चल के यहाँ तक गया है और एक बंदा यहाँ से चल के यहाँ तक गया है, और वो लाइट बीम है बंदा। तो इसके लिए उसका टाइम ज़्यादा लगा होगा और इसके लिए उसका टाइम कम लगा होगा। तो यहाँ पे टाइम फास्टर चल रहा है, यहाँ पे स्लोअर चल रहा है। तो इससे हम क्या खस कर रहे हैं, इसकी मैथमेटिकली सिचुएशन ये है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज ऑलरेडी कांस्टेंट हमारे पास, हमें पता है कि लाइट की स्पीड जो है ना वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो वो तो चेंज नहीं हो सकती। जब स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो यहाँ पे हो रहा है सी और डी में, और ए फॉर दिस सिनेरियो इट विल बी मोर फास्टर। ओके। तो अब इस सारे सिनेरियो से, टाइम डायलेशन के सिनेरियो से हमने सीखा क्या है कि अगर जितना ह्यूज मैस होगा स्पेस टाइम के ऊपर वो उतना ही बड़ा कर्व डालेगा, उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। वैसे उसको हम ग्रेविटी कहते हैं असल में, कि जितना भी वो कर्व डाला है इसकी ग्रेविटी ज्यादा है। बाय द वे हमें याद है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। और मून की अगर किसी को नहीं पता, यूजली नहीं पता होती, तो इसकी 1.6 सेंटीमीटर और 1.6 मीटर पर सेकेंड होती है मून की ग्रेविटी भी है। आई विल टेल यू एट द एंड के छोटी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बता दूंगा मून के लिहाज से स्पेसिफिकली। ह्यूज मैस होगा तो वो कर्व बहुत डीप डालेगा, उसकी इंटेंसिटी जो ग्रेविटी की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और वो टाइम वहाँ पे स्लो हो जाएगा, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्यों हो रही है। और स्मॉलर मैस होगा तो क्या होगा, सपोज ये एस्ट्रॉयड है या मून है, तो वो थोड़ा सा कर्व डालेगा उसके अंदर और ग्रेविटी लेसर होगी एज कंपैरिजन टू दिस वन, और उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो टाइम है वो तेजी से चलेगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। अगर किसी क्वेश्चन हैं भी तो आई विल आंसर एट द एंड, अगर वो शायद आखिर में और भी क्वेश्चंस के मैं आंसर दे रहा हूँ बीच में जल्दी से, तो मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा।
अब मैं आता हूँ टाइम ट्रैवल की तरफ। अच्छा, टाइम ट्रैवल है क्या कि टाइम ट्रैवल बेसिकली हम देख चुके हैं थोड़ा सा उसकी इम्प्लीकेशन के या एप्लीकेशंस की, कि अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगी, बड़ा मैस है, ग्रेविटी ज़्यादा होगी, टाइम स्लो हो जाएगा। छोटा मैस है, टाइम जो है उधर कर्व छोटा होगा, थोड़ी ग्रेविटी होगी और टाइम फास्टर होगा। ये रूल है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। ओके, जो बर्थ ऑफ ब्लैक होल है वो होती कैसे है कि कोई ऐसा मैस आ जाता है जो इतना भारी हो जाता है या इतना मैसिव हो जाता है, उसकी डेंसिटी इतनी मैसिव हो जाती है कि वो जो स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है उसको पंक्चर कर देता है, या पंक्चर कर देता है, या वो इतना नीचे ले जाता है उसको कि वहां पे टाइम यहाँ पे कम स्लो 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 होते हुए जो उसका सेंट्रल पॉइंट है, जिसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, उसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। उस सिंगुलैरिटी के अंदर टाइम जो है वो जीरो हो जाता है, वहां पे टाइम मूव ही नहीं होता। एक सब्सटेंस जिसका ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो जाए कि वो स्पेस टाइम के अंदर पंक्चर कर दे उसको नीचे जाकर, वो ब्लैक होल है हमारी नज़र में, हमारे लिए। हम उसको ब्लैक होल इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर से अगर यहाँ से लाइट भी गुजर रही है तो लाइट यहाँ से निकल के वापस नहीं आती है। अगर वैसे यूजुअली लाइट यहाँ से हो कैसे निकल जाएगी, यहाँ से हो कैसे निकल जाएगी, या यहाँ से हो कैसे निकल जाएगी, लेकिन जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो लाइट को भी निकलने नहीं देता, क्योंकि वो उसके बिल्कुल उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, छोटा सा रह जाता है। और अच्छा, बनता है कैसे ब्लैक होल? व्हेन कोई मैसिव या स्मॉल स्टार भी इवन जब फटता है ना, तो मैं उसको भी जनरल उसको सुपरनोवा, उस फिनोमिना को सुपरनोवा कहते हैं। जब स्टार फटता है अपनी लाइफ गुजारने के बाद, तो लाइफ गुजारने के बाद हर स्टार की एक अपनी लाइफ है, और वो उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। और वो ब्लास्ट पता हम शायद किसी और चीज़ में दिन में देख लें, क्योंकि स्टार के अंदर से ग्रेविटी आउट हो रही होती है, आउटर की तरफ निकल रही होती है, और ऊपर से ग्रेविटी अंदर को उसको खींच रही होती है, और एट द एंड ऑफ द लाइफ वो फट जाता है। इसको सुपरनोवा कहते हैं। और जब फटता क्या है, वो सारा जो उसका मैस है, अगर वो सन जितने बॉल है ना, तो वो क्या पता मेरे हाथ में एक जो मेरे हाथ में एक टेनिस बॉल है ना, तो पूरा सन उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मैस सारा। और वो होगा सन जितना ही हैवी, बाय द वे। इसलिए वो स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर डेंट डाल के, इतना डेंट डालता है कि वो उसको पंक्चर कर देता है, और उसके अंदर से फिर लाइट निकलना नामुमकिन हो जाती है, लाइट भी निकलना नामुमकिन हो जाती है। तो ये एक छोटी सी मैंने थोड़ी सी एलिमेंट्री उसकी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं कि आपको ये साइडों पे, इसके ब्लैक होल की साइडों पे, ये साइडों पे, ये साइड व्यू है इसका। तो ये साइडों पे इसकी लाइट्स घूम रही होती हैं अक्सर, क्योंकि वो लाइट को भी कुछ लाइट्स उसकी पास होने देता है, लेकिन मोस्टली वो अगर जो इवेंट होराइजन जो इसका ये है, ये इसको इवेंट होराइजन बोलते हैं, जो यहाँ तक चीज़ पहुंच जाती है, इसके बाद वो नाकाबले या इम्पॉसिबल है उसको वापस स्पेस में आना, वो उसके अंदर चले जाती है। और सिंगुलैरिटी जो है यहाँ पे टाइम जीरो होता है, जो सेंट्रल पॉइंट है ब्लैक होल का, वहाँ पे टाइम जीरो होता है, क्योंकि उसने उसको पंक्चर कर दिया। भाई आप इसको ऐसे सुन ले बस। ये एक रियल टाइम कैप्चर किया गया हुआ ब्लैक होल है, जो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा अक्सर 2019 के अंदर। जो हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसकी में यहाँ पे उसको इन्होंने पिक्चराइज किया था। असल में इन्होंने देखें हमेशा से उसका मॉडल इन्होंने ऐसा बनाया था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर से लाइट भी निकल नहीं सकती, तो सिर्फ इन्होंने बाहर वाली लाइट को कैच कर सकें थोड़ा थोड़ा, वो भी थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए क्योंकि लाइट कैच करेंगे तो वो उसकी पिक्चर ले सकते हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने पिक्चर ली है, ये भी बड़ी काबिल दीद है। तो ये पहला फर्स्ट ब्लैक होल जो उन्होंने हमारी ही गैलेक्सी उन्होंने जिसको डिस्कवर करके इसकी पिक्चर ली। तो ये एक छोटी सी डायग्राम और है जो कि टाइम को ही रिलेट कर रही है असल में, कि अगर हम अर्थ की डेंट या बेंट इतना है, सन का इतना है, लेकिन ब्लैक होल का बिल्कुल ही जहाँ पे टाइम जीरो हो जाएगा, जो कि सेंट्रल पॉइंट जो कि सिंगुलैरिटी होता है। ओके, ये थे ब्लैक होल मेरे लिए। तो ये हम ब्लैक होल की, तो अगर कोई ब्लैक होल में ट्रैवल करेगा तो अभी तक तो कोई निकल नहीं सकता वापस, तो लाइट भी नहीं निकल सकती, तो इसलिए हमारे लिए वो टाइम जीरो है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। तो एक सेकंड कॉन्सेप्ट है जो कि अभी प्रूव नहीं हो सका, मैथमेटिकली हो चुका है आई गेस, लेकिन मतलब उसका कोई एविडेंस नहीं है, दैट इज
वार्म होल। वार्म होल क्या करता है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यहाँ से। वार्म होल क्या करता है, वार्म होल ऐसा होता है कि ये भी आइंस्टाइन का वैसे ने दिया था तब। वार्म के बारे में उसने कहा था कि जो ब्लैक होल है जो एक साइड से चीज़ों को इनहेल कर रहा है या खा रहा है या ईट कर रहा है, स्टार्स को, प्लैनेट्स को, लाइट को, एनीथिंग को, तो ये उसकी सिंगुलैरिटी होती है। और सिंगुलैरिटी से दूसरी तरफ जो है वो चीज़ें वायर को थ्रो कर रहा होता है, और दूसरी तरफ वाइट होल होता है। जो चीज़ यहाँ से जा रही है वो दूसरी तरफ वो निकल रही है, और दूसरी तरफ वो दूसरी यूनिवर्स भी हो सकती है, लेकिन और सेम यूनिवर्स भी हो सकती है। और आप ही की यूनिवर्स का बेंट सिचुएशन होती है कि आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर किसी ने यहाँ से लेके, ये लाइट ईयर्स हैं सारे, कि यहाँ से ये लेके यहाँ तक ट्रेवल करना था किसी ने, तो अगर उसको वार्म होल मिल गया है तो वार्म होल से क्या होगा कि वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलाएगा, और यहाँ पे तो वैसे ही टाइम जीरो है, तो जब वो यहाँ पे निकलेगा तो उसके लिए, इस अर्थ के लिए, अगर कोई यहाँ से निकल के वापस आएगा तो वो टाइम उसके लिए कहाँ पहुँच गया होगा। या सपोज अगर दोनों का टाइम सेम भी चल रहा है, यहाँ पे भी 1 घंटा है, यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके, मैं इसको एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 घंटे लगते हैं, और यहाँ से नो टाइम लगेगा उसको यहाँ से वार्म होल से ट्रैवल करते हुए, या ब्लैक होल एक साइड से और वाइट होल दूसरी साइड से, तो इसके सेंटर में वार्म होल, जिसको हम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी बोलते हैं बाय द वे। तो ये उसने थ्योरी दी थी जो कि अभी तक प्रूव तो नहीं हो सकी। एनीवेज, अगर किसी ने इंटरेस्ट देखी है तो आई कैन, मैं थोड़ा सा आखिर में दिखाऊंगा उसका थोड़ा सा क्लिप। तो वो उसमें से मूव करते हैं बॉम्ब होने से, तो टाइम उनके लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों जगहों पे टाइम डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो उसने सारा टाइम जो ट्रैवल में लगना था उसने एक ही गो में गुजार दिया। ये भी डिपिक्शन है उसकी। और ये भी हो सकता है कि ये सेम सेम यूनिवर्स जैसे हमारी हमारी यूनिवर्स है, इसी ओपन हो। ये हो सकता है कि ये डिफरेंट यूनिवर्स में ओपन हो। इट डिपेंड्स ऑन द ब्लैक होल एक्चुअली। और ये भी एक डिपिक्शन है, ये एक और डिपिक्शन है जिसके अंदर दो यूनिवर्सेज हैं, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों एक वार्म होल से कनेक्टेड है। यहाँ पे टाइम और चल रहा होगा, वहाँ पे टाइम और चल रहा होगा, यहाँ से होगा। और एक ये भी है, एक सबसे अच्छी जो डिपिक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कि एक वार्म होल जो है या एक ब्लैक होल, या ये एक क्लासिक वार्म होल है जिसको दो ब्लैक होल आपस में कनेक्ट हुए हैं, एक को हम ब्लैक कह सकते हैं, एक को वाइट कह सकते हैं, और उनके दरमियान में वार्म होल। और दूसरा ये हो सकता है कि जो न्यू वार्म होल की टाइप है वो ये है कि एक ही वार्म होल साइड, एक ही ब्लैक होल हो, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट पाइप्स हों जो कि डिफरेंट यूनिवर्सेस, डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर निकल रहे होंगे, जिनको साहिल पोर्टल्स भी बोलता है। वो बेसिकली दे आर द वार्म होल्स, जो कि हम मैं भी आखिर में उस पेज हम जाएंगे उस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह। तो ये वार्म होल है। तो इसके अलावा कुछ और विजुअल्स हैं जो कि आप लोगों को क्लियर करेंगे थोड़ा सा कि वार्म होल किस तरह ट्रैवल कर होते हैं। ये 2D उसकी डिपिक्शन है, 2D के इस तरह हमें वो नज़र आएंगे। जैसे हमने कहा कि पहले से जैसे उन्होंने ब्लैक होल का मॉडल पहले से बनाया हुआ था, और उसको बाद में जब देखा भी तो वो उसके क्लोज क्लोज था, तो उनका मानना है ऐसा है साइंटिस्ट का। और ये उसकी थोड़ी सी डिपिक्शन है कि अगर हम उस टनल से गुजर रहे हो रोजन ब्रिज से, तो वो ऐसा हमें नजर आएगा, या ऐसी नजर आएगी जिसमें डिफरेंट गैलेक्सीज और स्टार्स नजर आ रहे होंगे। और वहाँ पे आप का टाइम जो है वो जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ह्यूज है, वो आप सिंगुलैरिटी से गुजर रहे हैं। और अगर किसी ने इंटरस्टेलर देखी हुई है तो ये उसमें से मैंने क्लिप लिया हुआ है, जिसमें वो एक बॉल है। असल में ये तो 2D है, ये 3D में असल में हमें बॉल नजर आएगी। ये हमें इस तरह पाइप नजर नहीं आएगा, बॉल नजर आएगी, जिसके अंदर हम डाइव करेंगे तो हम एक दूसरी यूनिवर्स या दूसरे जगह पे अपनी ही यूनिवर्स में निकल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर देता हूँ ताकि हम इसको हमने इंसेप्शन में ये सीखा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है एक तो, और एक स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सीधी ट्रैवल करती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। फिर हमने रिलेटिविटी में देखा कि, और बेसिकली हमने एक ईथर थ्योरी टेस्ट की और वो फेल हो गई, तो उससे पता चला कि ईथर नहीं है, बाय स्पेस में कुछ और है, जिसको जहाँ पे आइंस्टाइन आया और आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि नहीं, ईथर नहीं है, देर इज देर इज ए फैब्रिक कॉल्ड स्पेस टाइम, जो कि बताता है कि स्पेस और टाइम को दोनों को बताता है, जो कि स्पेस और टाइम से मिलके बनता है फैब्रिक। और उसने पहले हमने गलीलियो की थ्योरी देखी, जिसने सिर्फ नॉर्मल रिलेटिविटी बताई थी, कि जो बिल्कुल नॉर्मल सी रिलेटिविटी थी। फिर उसने आइंस्टाइन की थ्योरी आई स्पेशल रिलेटिविटी की, जिसमें उसने बताया कि E = mc² और टाइम इज रेलिवेंट, और टाइम इज रिलेटिव।
तो उसने दो चीज़ें बताई कि अगर आप बहुत तेज़ स्पीड पे चल रहे होंगे तो आपका मैस इंक्रीज हो जाएगा, और ये ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर है। तो थर्ड उसने जनरल रिलेटिविटी जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जनरल रिलेटिविटी इज बेसिकली टाइम डायलेशन एज वेल, इंक्लूडिंग कि टाइम फैब्रिक, स्पेस टाइम फैब्रिक किस तरह मोल्ड होता है। अगर बहुत बड़ा प्लेनेट है या बहुत बड़ा स्टार है, वो स्पेस टाइम को बहुत ज़्यादा कर्व करके बेंड करेगा, जिसकी वजह से जो उसके अराउंड टाइम है वो बहुत स्लो हो जाएगा। और वो टाइम इसलिए स्लो होगा क्योंकि उसने स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है उसको स्ट्रेच किया है। तो स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रहने के लिए किसी ना किसी चीज़ को तो चेंज होना है ना, तो वो टाइम है। डिस्टेंस ऑलरेडी चेंज हो रहा है, तो वो टाइम अपने आप को स्विच करता है स्पीड ऑफ लाइट को मेंटेन रखने के लिए। तो द की फॉर दिस यूनिवर्स इज बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट। फिर हमने टाइम ट्रैवल को डिस्कस किया, ब्लैक होल को देखा, ब्लैक होल कैसे, उसकी क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर वार्म होल जो उसकी टाइप है एक, और ब्लैक होल और वार्म होल कैसे, ब्लैक होल एक साइड से होता है और दूसरी साइड से जब वो ओपन होता है वार्म होल के थ्रू, तो उसको हम वाइट होल बोलते हैं। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब मैं इन सब को, जो हमने सब अभी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, इनको मैं अब रिलेट करूँगा, मैप करूँगा इस्लाम के साथ। कहाँ कहाँ पे हम इसको हमारी एप्लीकेशंस हैं इस्लाम में जो कि बताई गई है रिलेटिविटी के लिहाज से, स्पेशली टाइम डायलेशन के लिहाज से कि टाइम डायलेशन कैसे है। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले थोड़े से रेफरेंसेस लेके आता हूँ ताकि ओके। अच्छा, कुरान में हमारे पास मैंने रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, मैंने प्रॉपर नहीं लिखे हुए, लेकिन ये आयतों के सूरा और आयत का रेफरेंस है जिसमें हमारे पास ये सारी की सारी आयत जो हैं इंक्लूडिंग दिस वन, वो एक ही चीज़ बता रही हैं कि जब अल्लाह मैं डिसाइड कर लेता हूँ बस वो कहता है कि हो जा, मतलब मैं इसका मफहूम बयान करता हूँ। और सॉरी, ये वाली आयत ये बता रही है, ये जो सारी हैं ये 7 की 7 वर्सेस ये बता रही हैं कि हेवन एंड अर्थ आर क्रिएटेड इन 6 days। तो हमने ये मैंने सबके रेफरेंस लिखे हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने साथ लिखा हुआ है कि वाई अल्लाह टुक like 6 days to create the 7 universes and the earth when he can create in no time, like I mean वो जब किएगा तो वो बन जाएगा। एनीवन कैन आंसर दिस, अगर किसी को आइडिया है कि जब अल्लाह मियाँ बना सकते थे विद इन नो सेकेंड, तो वाई 6-7 days, या ये 6-7 days जो हैं ये अर्थली डेज हैं या ये कॉस्मिक डेज हैं। तो मैं वैसे खुद ही बता देता हूँ। तो जी सारा। अस्सलाम वालेकुम। जो आपकी अभी आपने डिस्कशन बताई है, जो हमारी डिस्कशन हुई है, उसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसी से मैं आपको आंसर करूंगी कि वो 6 दिन का असल में जो ग्रेविटी बन रही थी, जो स्टार्स वहां से टूटे बिग बैंग की शक्ल में और वो फिर इकट्ठे हुए, फिर वो उन्होंने जो ये जो फैब्रिक के अंदर डेंट पैदा किए या कर्व पैदा किए, उसकी वजह से वो जो टाइम था वो उसकी मतलब जैसा आप बता रहे थे कि जो दूसरे छोटी अगर कोई चीज है तो उसके लिए टाइम वही रहेगा। वो जो ब्लॉक है उसकी लेंथ या उसके वो उतना स्ट्रेच नहीं होगा, लेकिन जब अर्थ बनी या सन बना तो उसने उसको स्ट्रेच किया उस फैब्रिक को, जिसकी वजह से जो 5 साल वहां पर थे छोटे स्टार के ऊपर या छोटे मैस की चीज के ऊपर, जमीन के लिए वो बढ़ गए। इसलिए अल्लाह ताला 6 दिन का नाम ले रहे हैं, दैट इज नॉट वो अर्थ के 6 दिन नहीं है वो। वो ओवरऑल डेज है बिल्कुल। जी हाँ। जी बिल्कुल, वो ओवरऑल डेज हैं बेसिकली, और वो ऐसे हैं कि वो कॉस्मिक डेज हैं बेसिकली। वो अर्थली डेज तो हो भी नहीं सकते क्योंकि अर्थ तो तब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियर होगी कि जो क्योंकि अर्थ एग्जिस्ट नहीं करती, दैट मीन्स कि वो अर्थली डेज नहीं है, वो कॉस्मिक डेज हैं। तो इसका मतलब है कि टाइम इज रेलिवेंट रिलेटिव फॉर इस्लाम टू। और अल्लाह मियां ने एक और कुछ आयतें हैं, सॉरी, जो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे मेंशन की हुई हैं 10, 5, 6 एंड 7, जो कि बताती हैं कि अल्लाह ने क्रिएशन सन मून और स्काइज की जो की है वो असल में की है, तो आपने उससे करना क्या है। उसमें दो चीज़ें आप अल्लाह ने जो मेंशन की है वो है रेकनिंग ऑफ टाइम कैलकुलेशन इटसेल्फ। अल्लाह ने खुद कहा है कि आप कैलकुलेट करें टाइम को,
for reckoning and for the believers to seek the knowledge. These are the two purposes जो कि अल्लाह ने उसको वहाँ पे खुद ही इसको मेंशन किया है। और इसमें एक और चीज़ जो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ ताकि आप लोगों को अल्लाह ने 2-3 जगह पे और भी रेस किया है पॉइंट के 70 सूरा में और 32 में और 22 में के 1 day equals to 50,000 years and 1 equals to 1,000 years। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि वो ये वाले दिन तो नहीं है जो अल्लाह ने खुद ही बोला है कि यार वो आपके दिनों के 50,000 के दिनों के बराबर होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यार अल्लाह में तो हमें पहले दिन से कह रहे हैं कि यार टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। इससे एक और चीज़ भी पता चलती है कि जो जिस जगह पे हमने जाना है दैट इज़ वेरी ह्यूज फ्रॉम ए मैस पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम है वो बहुत स्लो चल रहा है। अर्थ का टाइम बहुत तेज चल रहा है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे एक दिन जो है वहाँ पे एक दिन यहाँ के 50,000 साल है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डेंट होगा अर्थ का वो बड़ा छोटा है, और जो जिस जगह पे हमने जाना है दैट इज ह्यूज, वेरी ह्यूज। वहाँ पे जो ग्रेविटी है बहुत ह्यूज होने वाली है। तो एक चीज़ हमें ये क्लियर होती है यहाँ से, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि बिगर मैस तो बिगर ग्रेविटी और स्लोअर टाइम, और स्मॉलर मैस स्मॉलर ग्रेविटी एंड फास्टर द टाइम। ये हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमने सीखा था, लेकिन हमें कुरान में पहले से मेंशन है कि जो टाइम है इटसेल्फ इज रियली रिलेटिव। इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जो मैंने इधर लिखी हुई है साइड पे, अब इसमें ये भी तो हो सकता था कि अच्छा खैर ये इससे इतना नहीं करेगा मैं आप लोगों को इसमें। वैसे ये सिर्फ ये बता रही है ये आयत, 2 आयत जो है ये कि हमारी जो यूनिवर्स है दैट इज़ द लोएस्ट वन, जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं एज पर द दीज आयत, जो कि 7 हेवंस जो अल्लाह ने बार बार बयान किया, और हमारी जो लोएस्ट हेवन है डॉन विद द ऑर्नामेंट्स जो कि स्टार से बनी हुई है, जिसके ऊपर स्टार्स जाएंगे, सितारे से जाएंगे। तो ये सबसे लोएस्ट वाली है, ये अल्लाह ने खुद ही कुरान में मेंशन किया हुआ है। और इस बात को मैं शायद आखिर में बता सकूं, क्योंकि ये एक हदीस में खासी ये साहिल ने भी कई दफ़ा मेंशन किया है कि एक रिंग की तरह जो जो शेप है बेसिकली वो sorry, size of one universe with respect to the other universe is basically like one ring in the desert, और जो दूसरी जो डेजर्ट itself है वो सेकंड यूनिवर्स है, और जो रिंग है वो फर्स्ट यूनिवर्स है या लोएस्ट यूनिवर्स है। उससे ऊपर वाली वो डेजर्ट है, और उससे ऊपर वाली जो होगी वो सेकंड डेजर्ट, उसके लिए रिंग हो जाएगा, उससे ऊपर वाली के लिए डेजर्ट हो जाएगा। और एक हाइपोथेटिकली एक अगर हम कैलकुलेशन थोड़ी सी करें, हाइपोथेटिकली कैलकुलेशंस हैं ये, दे आर नॉट ट्रू, दे आर जस्ट हाइपोथेटिकल, कि अगर हम जो अल्लाह के 6 डेज अल्लाह ने जो बयान किए कि यार मैंने सारा कुछ जो है ये 6 डेज में बनाया है, तो अभी तक जो हमारी अर्थ पे जो टाइम है या हमारी यूनिवर्स का टाइम है जो अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है दैट इज 13.8 बिलियन ईयर्स, 13.8 बिलियन ईयर्स। और 1 डे इक्वल्स टू बनता है कि अल्लाह का एक दिन बनेगा हमारे लिए, जो अल्लाह ने जो बयान किया हुआ है उसमें वो 2.3 बिलियन ईयर्स एंड 1 आवर 1 मिनट एंड 1 सेकंड इक्वल्स टू, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करता है, एक्चुअली में 2700 ईयर्स है, सॉरी 27,000 ईयर्स है। ये थोड़ी सी यहाँ पे गलत हुई है मुझसे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैं इसको फिक्स नहीं किया। लेकिन मैं इस शॉर्ट हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन से मुराद ये है कि द लाइफ विच वी आर लिविंग लाइक एन एवरेज लाइफ, ये मे बी मिली सेकेंड है एज कम्पेयर टू दिस 6 डेज। अल्लाह के हाँ, या अल्लाह ने जिस जगह पे भी जब भी ये ऑर्डर दिया था बनाने का, ये उस लिहाज से उस रेफरेंस से ये हमारी लाइफ मे बी 27 मिली सेकेंड, जो मैं बात कर रहा हूँ एक वर्ड बोल रहा हूँ उस जितनी है। क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में जब इन जगहों पे मेंशन किया है कि अल्लाह ने जब खुद पूछा है जब वो बंदा जाएगा ऊपर तो कि भाई कितना अरसा गुजार के आए हो, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, तो बंदा कहेगा कि शायद कुछ साल या कुछ महीने या कुछ पता नहीं, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन मैंने लिखी था, मैं भूल गया, मैं दोबारा देख लूंगा। लेकिन तो उसका जवाब ये था, तो अल्लाह ने आगे से कहा था कि नहीं कुछ पल सिर्फ। तो ये मैंने इसको रिलेट करवा रहा हूँ, इस हाइपोथेसिस को, जो कि बड़ा जेनेरिक है, मतलब कॉमन सेंस का, सॉरी। अच्छा, इसमें इसके बाद मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ कि जो हाँ, जो बुक्स पढ़ते हैं हमारे ग्रुप पे भी इब्ने अरबी और की 2 बुक्स हैं बेसिकली। असल में उन्होंने एक बुक लिखी थी टाइम के ऊपर, और वो बुक तो नहीं रही,
उसका नाम था टाइम, द बुक ऑफ टाइम, यस। तो वो बुक असल फॉर्म में तो नहीं रही, लेकिन उनकी जो दूसरी बुक थी उसका नाम मक्कन रेवोल्यूशंस है, उसके अंदर वो चैप्टर उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। और अगर आप लोगों का कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, ये इब्न अरबी की बुक है और उसके अंदर टाइम का एक पूरा चैप्टर है बेसिकली। तो उसके अंदर उन्होंने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, ज़माने का, ज़मन का, दाहर का और वक्त का। कि इस्लाम में जो ये 1200 में ऑलमोस्ट लिखी गई बुक है, 12th नहीं सॉरी 11th सेंचुरी में। और ज़मन का उन्होंने जो जिक्र किया है जगह जगह पे कुरान में जो जिक्र हुआ है, उसने उन्होंने असल में इस बुक का पूरा टॉपिक ये था कि कुरान में टाइम जो है वो किस किस तरह से मेंशन हुआ है इस्लाम में। तो ज़मन उसमें हुआ है, दाहर में हुआ है और वक्त में हुआ है। और ज़मन हमने कॉस्मोलॉजिकल जो डेज का बनना, डेज और दिन और रात का आना और चांद की कैलकुलेशंस के ऊपर जो सारी ये सारी कॉस्मोलॉजिकल है। और रिलेटिविटी जो भी हमने सारी देखी है अभी इस्लाम वाली, नॉट दी फिजिक्स वाली। और दाहर जो है वो मैंने तो ये हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह ने अपने आप को खुद दाहर बोला है कि टाइम बोला। ये बाकी जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वो इसको शायद ज़्यादा रेफरेंस कर पाएंगे बाद में इस सेशन के बाद। तो ये मैंने उसके लिए रेफरेंस दिया कि जब अल्लाह ने अपने आप को खुद टाइम बोल रहा है। और तीसरा जो जिक्र है वक्त का जिक्र है बार बार। और वक्त बेसिकली है एटॉमिसिटी ऑफ टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम या प्रेजेंट टाइम, या ना पास्ट ना फ्यूचर, ओनली द प्रेजेंट टाइम, दैट इज द इंटरवल ऑफ टाइम। सो इन 3 चीज़ों में जिक्र हुआ है। तीन तीन टाइप्स के टाइम का जिक्र हुआ है कुरान के अंदर। और मैं यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी ऐड करना चाह रहा हूँ। हसीब अपना माइक ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए प्लीज। अच्छा, इसमें ये मैंने एक खातून की पिक्चर लगी हुई है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में पहले, लेकिन मैंने जब थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे काफ़ी नहीं बहुत इम्प्रेसिव ये इंसान है। इनका नाम है एन मैरी शिमल। और ये क्या नाम है, प्रोफेसर हैं थी हार्वर्ड और अंकारा यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने अपनी लाइफ टाइम सारी गुजारी है इस्लाम के ऊपर। और इन्होंने डॉक्टरेट इन इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड लैंग्वेजेस और डॉक्टरेट इन हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स दोनों किया हुआ है। और इन्होंने हार्वर्ड में बहुत अरसा पढ़ा है और इन्होंने सूफीज़म के ऊपर बहुत काम किया है। और इनको पाकिस्तान ने भी 17 इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा है बाय द वे। और ये अब तो फोर्थ हो चुके हैं 203 के अंदर, 2003 के अंदर। और इनकी जो कब्र है ना, मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो इनकी कब्र थी। वो असल में उनकी कब्र पे हज़रत अली की हदीस लिखी हुई है कि पीपल आर अस्लीप व्हेन दे डाई दे वेक अप। जब जो 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 लोग आप लोगों को शायद ये याद होगा, ये साहिल ने भी कई दफ़ा ये वाली हदीस कोट की हुई है बाय द वे। तो ये उसने जर्मन ज़ुबान में लिखी हुई क्योंकि ये जर्मन है खुद। तो ये उसने जर्मन ज़ुबान में लिखवाई थी अपने कब्र के ऊपर। ये उसकी कब्र पे आज भी लिखी हुई है। और ये एक एडवांस स्टडी इस खातून ने भी की है। और उसकी कॉपी अगर किसी को चाहिए होगा तो मैंने ये कॉपी अपने पास रखी हुई है। तो ये उसकी इब्न अरबीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के नाम से बुक है, जो कि उसने ट्रांसलेट किया बाद में जेरार्ड बोरिंग ने उसको किया था। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला। ये इतने ज़्यादा पेजेस नहीं है, 16 पेजेस का ये पूरा वो है, एक थीसिस टाइप स्टफ है, लेकिन बहुत अच्छा है ये टाइम के लिहाज से, टाइम को पढ़ने के लिए जो इस्लाम में टाइम मेंशन किया गया है उसको। इसके बाद थोड़ा सा मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक फैक्ट था थोड़ा सा, कि अगर आपको कभी टाइम मिले तो इस खातून के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी इम्प्रेसिव, मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। और इन्होंने इनको बहुत ज़ुबानें आती थी, जर्मन, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, टर्किश एंड मैनी अदर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ लास्ट पार्ट की तरफ इसके। अच्छा, लास्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छे फैक्ट्स निकाले थे कुछ, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं आप लोग, उसके लिहाज से। जो मिड एज के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने काफ़ी एस्ट्रोनॉमी पे काम किया। और अब्बासी कैलिफेट के अंदर पहली दफ़ा 2 ऑब्जर्वेटरीज इंस्टॉल की गई दमस्कस और बगदाद में। ऑब्जर्वेटरीज वो जहाँ पे हम
जैसे आज भी पाकिस्तान में तो पता नहीं मुझे याद कि नहीं है या नहीं, लेकिन बाहर तो हर जगह पे ऑब्जर्वेटरीज होती हैं जो कि सेलेस्टियल मोशन बॉडीज की मोशंस को देखती हैं। तो उस टाइम पे भी मैं सुनता था, और अब तो मैंने कई दफ़ा सुना ये वाली चीज़ कि 70 to 80% ऑफ द कॉन्स्टलेशंस आर नेम्ड आफ्टर इस्लामिक साइंटिस्ट, जो हम आसमान में सितारे देखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आज भी उनके नाम पे, क्योंकि काम ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब इस चीज़ को। और जब ये दो ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई थी, तो इन दो ऑब्जर्वेटरीज ने उस ज़माने में ये मैंने थोड़े से मतलब इन दो ऑब्जर्वेटरी की वजह से हमने लॉन्गिट्यूडनल और जो एस्ट्रोनॉमिकल बुक्स हैं सारी उस टाइम पे हैंड बुक्स के फॉर्म में शाया की थी। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाली लाइंस को डिफाइन किया जा रहा था इन ए प्रॉपर साइंटिफिक मैनर। और एक साइंटिस्ट हर्शल हसीब जो थे, उन्होंने मतलब ये उसी जगह पे काम करते थे, और उस ज़माने में उस इंसान ने सर्कमफ्रेंस, डायमीटर और रेडियस निकाला था अर्थ, सन और मून का। और अर्थ, सन और मून का निकाला था, और अर्थ का जो निकाला था वो 32,000 4400 समथिंग था, और जो कि असल में अब जो है प्रिसाइज 40,000 है। तो थोड़ा डिफरेंस था, ऑफ कोर्स होना चाहिए था, उस ज़माने में कैसे हो सकता था प्रिसीजन। लेकिन जो मून का उन्होंने निकाला था, that was really precise, and the same goes for the sun as well, that was also precise. जब ये चीज़ हो रही थी, तो उसके बाद इनको ये मतलब मुसलमानों को खुद भी ये चीज़ का एहसास हुआ कि हमें और भी ऑब्जर्वेटरीज चाहिए, जो कि क्योंकि ये हमारे उस काम में बड़ी मदद कर रही थी, मतलब साइंटिफिक रिसर्च। तो 7 और ऑब्जर्वेटरीज इंस्टॉल की गई उसके बाद 12th सेंचुरी में। और 12th सेंचुरी में दोबारा से और इंस्टॉल की गई थी 7 ऑब्जर्वेटरीज। उसके अंदर एक मैथमेटिशियन जो बड़े फेमस हैं, वो इनका मैंने नाम लिखा हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ है, नासिरुद्दीन तुसी। ये उनकी उस टाइम की पैसे पिक्चर है जो डिपिक्शन की गई है, मतलब उसी टाइम की बनी हुई है कि अपने स्टूडेंट्स को वो ऑब्जर्वेटरी में पढ़ा रहे थे कि कैसे ऑब्जर्वेटरी के अंदर काम करते थे। तो मैं अगर दूसरी साइड पे आऊँ, यहाँ पे जो पहली बुक लिखी गई थी कॉस्मोग्राफी की, जिसको बेसिकली जिसके अंदर सारी की सारी जो सेलेस्टियल मूवमेंट्स हैं स्टार्स की, प्लैनेट्स की, वो सारी मेंशन की गई थी तब। ये उसका एक बुक का एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो ये उस बुक के अंदर लिखी गई थी, जो कि एज ए बाइबल मानी जाती है अभी भी कॉस्मोस वर्ल्ड में, क्योंकि सबसे ऑलमोस्ट फर्स्ट चीज़ें थी सारी ये। और ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिहाज से और मेथड्स के लिहाज से, बट देन 13th सेंचुरी में जो एक और अबू याहिया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा इसको तरह, इनकी एक बुक और थी जो कि वंडर्स ऑफ क्रिएचर एंड मॉरल्स, ये इस बुक का एक पीस है। ये भी उसी स्मॉल ये भी सारी पेंटिंग थी जो कि सेलेस्टियल जो ज़ोडिएक साइंस जो है, जो या ये जो ज़ोडिएक साइंस है बेसिकली, वो वहाँ से लिए गए हैं अभी भी। और स्टेलर कॉन्स्टेलेशंस सारी ये उसके अंदर ऑब्जर्व, ये सारी उन्होंने बुक लिखी थी, इसको द वंडर्स ऑफ क्रिएचर्स एंड द मार्वल्स ऑफ क्रिएशन। ये उस बुक का पीस है एक मेरे पास लगा हुआ इधर। और जो फाइनली मैं बताने जा रहा था, वो ये बताने लगा था कि ये I guess I have misplaced this thing here. This was the same. Okay, no worries. मैं आप लोगों को इसका ये मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, ये इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। असल में ये एक बुक थी जो कि सॉरी एक मेथड था, एक डिवाइस क्रिएट की गई थी रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकली, और एज ए डिवाइस बनाई गई थी साइंटिफिकली, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, डिवाइस बनाई गई थी। That was the first ever device to calculate the radius properly, and I will put the reference again, and then I will resave it, and you guys can access it, by the way. So let me just stop this.
जी तो डन? हाँ दैट्स डन। थैंक यू सो मच। ठीक है। अब आप मरियम को भी पूछना है ताकि वो अनम्यूट कर दी जाए, जिनके क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें। ओके और मैं इसको होस्ट बनाऊंगा कैसे बाय द वे? उसके नाम पे आप सिर्फ, या आप अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो आप अनम्यूट करते जाएं। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, कोई भी। 1 by 1 अनम्यूट कीजिएगा ना, श्योर नाउ आए, और आप खुद कर सकते हैं तो इट्स ओके। इस मरियम, हाँ ये ओके यस। आप लोग अपने हैंड रेज करें, मैं माइक ओपन करती हूँ फिर आप। जी फहीम भाई आप माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल। शान भाई, मेरा 2-3 बातें जो मैं इसमें सोच रहा हूँ कि एक तो जो एक रूल है जो हम इसमें निकाल सकते हैं कि हमने कभी भी अपने अकीदे की बुनियाद इन साइंस की बातों को नहीं रखना अकीदे की बुनियाद, क्योंकि हमने ये देखा ये चेंजेबल है कि कभी आपने लाइट के बारे में एक थ्योरी दी, फिर दूसरी थ्योरी दी, फिर तीसरी ऑफ आई, कोर्स चौथी आई, मुख्तलिफ आती रही। तो हम कोई भी अकीदा नहीं बना सकते ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, यानी ऑफ कोर्स हमने अकीदा लेना ही वही से है। ये बात तो क्लियर हो गई। कुरान से ले रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हाँ, हैं कि वही मैं उसी पॉइंट को एंडोर्स कर रहा हूँ, उसी अच्छा पॉइंट को इसमें कोट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो फहीम भाई इसमें पॉइंट ये है कि हमने कभी भी इस्लाम को वैलिडेट नहीं कर सकते किसी साइंस के किसी एलिमेंट से। दैट्स ट्रू। हाँ, यानी ये नहीं कहना कि हम कहें कि चूंकि साइंस तो ये कहती है तो इस्लाम का फलां अकीदा गलत है, नहीं 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 नहीं, वो इट्स साइंस जस्ट अ कॉन्ट्रडिक्ट मैपिंग, कर रहा इट्स है। जस्ट हाँ इट्स जस्ट अ मैपिंग, नथिंग एल्स। हाँ, देयर इज दूसरी बात ट्रू। आपने ये एक बात की कि क्योंकि आखिरत का बारे में अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि 50,000 का एक दिन है, तो ये बहुत वजनी कोई चीज़ है। तो उसी जगह पे अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं कि मोमिन के लिए वक्त असर और मगरिब या ज़ोहर और असर की तरह गुजर जाएगा। ज़ोहर से असर के दरमियान के टाइम के थ्रू या असर से मगरिब, ये हदीस के अल्फाज अब थोड़े से मुझसे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उधर ही अल्लाह के नबी मोमिन के लिए जुदा टाइम बता रहे हैं, और जो कुरान क़यामत का दिन बता रहा है वो जुदा बता रहा है। और ओके तीसरी बात इसी के साथ दूसरी बात ये कि जब हम सोते हैं तो कई दफ़ा हम ख्वाब देखते हैं तो हमें यूँ लगता है कि सालों गुजर गए, लेकिन जब उठते हैं तो बिल्कुल देखते हैं टाइम तो 2-3 घंटे गुजरे होंगे, या घंटा गुजरा होगा, या 5 घंटे गुजरे होंगे। दैट तो इज रिलेटिव सोते एक्चुअली। वक्त तो हमारे पास तो कोई वजन नहीं होता जो हमने डेंट डाला हो कि नहीं नहीं उसमें नहीं, इस उसमें क्या। सोते हुए नहीं है वो आपका असल में। जब आप ख्वाब देखते हैं दैट इज अनदर रेल्म, आप उसको डिस्कस भी नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी एक्चुअली। यू आप खुद भी आपकी रूह ट्रेवल करती है बेसिकली उसमें। नहीं, मैं मेरा मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ इसमें इस पॉइंट पे कि एक तरफ हदीस में ये आता है कि उसी आखिरत में मोमिन के लिए टाइम जुदा हो जाता है, जोहर से असर का वक्त या असर से मगरिब तक के वक्त में उसके लिए आखिरत का वक्त गुजर गया। और अगर हम सोते हैं जब, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप क्या एक आपने क्या लिया जिसमें गैलेक्सी के अंदर डेंट पड़ जाता है, उसका नाम क्या दिया है? जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में जो डेंट डलता फैब्रिक, है। फैब्रिक स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है। तो ये जो फैब्रिक की बात हमने ली है, ये भी तो कोई ऑब्जर्वेबल या ऐसी चीज बात तो नहीं है कि हम इसको फौरन 2+2 की तरह मान लें। यानी ये भी उनकी थ्योरी है ना, कि हम इसको ऐसा लॉ तो अभी तक नहीं मान सकते ना। नहीं ये एज एज एन एब्सोल्यूट लॉ, क्योंकि इसकी बेस पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं आज की दुनिया में। लेकिन जो आप बात करें ना वो ख्वाब की बात करें, ख्वाब इज समथिंग एल्स। जो मेरा अपना जाती ओपिनियन है, वो आपकी रूह भी हम्म, ट्रेवल करती है वो, और जब वो ट्रेवल करती है देन इट गोज टू समवेयर एल्स। जो कि मैं उसको भी इस्लामिकली मैंने इतना नहीं पढ़ा हुआ कि वो कहाँ ट्रेवल करती है, बेसिकली वो ट्रेवल ही करती है।
एंड वेयर इट ट्रेवल्स, जहाँ पे वो ट्रेवल करती है वो विद रिस्पेक्ट टू आपको कहाँ पे कौन सी ओपनिंग से ट्रेवल करवाती है, दैट इज समथिंग एल्स। जैसे कि फरिश्ते हैं वो रोज ट्रेवल करते हैं, दे हैव देयर ओन चैनल्स या ऑन पोर्टल्स या ऑन वॉर्म होल्स इन अदर वर्ड, ठीक है। तो इसी तरह आपकी रूह भी ट्रेवल कर सकती है समवेयर एल्स जहाँ पे टाइम डिफरेंट ऑफ कोर्स। हाँ नहीं, वो वार्म होल वाली बात भी आपने जो की, तो ये वार्म होल कैसा है कि इस तरफ से तो डेंट डल रहा है, तो उस तरफ से दूसरी तरफ से जो व्हाइट होल है उधर से डेंट किसने डाला है फिर? यानी इधर के तो बात समझ आ गई कि इधर से डेंट डलते डलते बहुत हैवी हो गया, तो दूसरी तरफ से इतनी एक्यूरेसी कैसे पैदा होगी कि उसी के लेवल में आके डेंट डाल रही है दूसरी चीज? उसके लेवल पे नहीं डाल रही, मतलब वो कोई ओपनिंग, 7 ओपनिंग्स भी हो सकती हैं उसके बाद। मैंने वो एक आखिर में क्लासिक एग्जांपल दिखाई थी जिसमें एक ब्लैक होल ओपन इनटू मेनी चैनल्स, बट ये अगेन ये प्रूवन नहीं है ये चीज जो मैंने ये आखिर में बताई, क्योंकि साइंस आज ये बातें कर रही है तो इसलिए हम ये वाली बात कर रहे हैं, हम इसको अच्छा वो वैलिडेट बात, नहीं कर रहे। हाँ बस ये वो जरा हदीस वाली बात पे आ जाए कि कुरान 50,000 बता रहे और हदीस मोमिन के लिए उसी जगह को जोहर और असर और मगरिब का बता रहे, तो अगर ये रिलेटिविटी की हम इस थ्योरी को आखिरत पे लगा रहे हैं तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है इस बात में फिर। हाँ, ये अगर आप मुझे भेजें फिर मैं कुछ पढ़ सकता हूँ इसके ऊपर, मुझे ज़्यादा इस पे ज़्यादा वो नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसको ये मैंने सिर्फ मैप करने की कोशिश की, मैंने इसका प्रूवन चीज़ कुछ नहीं है, ये कोई गारंटीड नहीं है चीज़ें, अच्छा अच्छा, जस्ट ये ठीक कोई है, गारंटीड नहीं है कोई चीज़। सही। मैंने कहा शायद वो नहीं नहीं ये कंफर्म है। नहीं 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 ये फाइनल वर्डिक्ट्स कुछ नहीं है, ये ऑफ कोर्स ये कुछ फाइनल वर्डिक्ट्स कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि आप रिलीजन को प्रूव नहीं कर सकते। एक्चुअली शार्ट टाइम रह गया सेशन का, नेक्स्ट वाला ले लें। ले लेंगे, फाइम भाई हो गया आपका? ठीक है सर। जी सायरा, आप क्वेश्चन कीजिए। सायरा का हैंड रेज था, ओके, उन्होंने हैंड कर दिया। उस्मान गिलानी, आप हैंड रेज कीजिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप माइक ओपन कीजिए। उस्मान गिलानी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन मेरे ख्याल से चले, उस्मान को ज़्यादा। अवैस भाई आप माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपके माइक में कोई डिस्ट्रैक्शन है। हेलो, जी आप, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही है। अच्छा ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच कि आपने पहले तो समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम एक सेशन में कवर नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं, लेकिन मैं एक ही सवाल से करूँगा, टाइम कम है। अच्छा, जो सुपरनोवा का आपने बताया कि सुपरनोवा एक जो स्टार है, सुपरनोवा की वजह से वो एक टेनिस बॉल में जितने मतलब टेनिस बॉल में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो फैब्रिक के अंदर इतना बड़ा डेंट डालता है। तो आपने बताया कि मैस तो सेम रहता है, जैसे सन है, अगर सन वो टेनिस बॉल में भी कन्वर्ट होगा तो उसका मैस तो सेम रहना है, तो डेंट वो ज्यादा कैसे डालेगा, मतलब इस पर थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिएगा। ये मैंने इसलिए उस टाइम पे बोला था कि मैं इसको शायद एक और सेशन में बता सकूं, क्योंकि जो स्टार के जो बिल्कुल उसके कोर में जो एनर्जी होती है ना, जो कोर में एनर्जी होती है, जो कोर में एनर्जी होती है वो आउटर वे में जा रही होती है, और जो ऊपर से जो बाहर से जो आउटर वाली एनर्जी है वो इनर की तरफ जा रही होती है, और वो इन दोनों एनर्जीज के आपस की एनर्जीज की वजह से इनका ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सिर्फ मैस है ना, क्योंकि आप सबको शायद आइडिया होगा कि जो हमारा एटम है वो 99% होलो होता है, 99.99% इवन होलो होता है। तो जो आपकी जो स्पेस है वो सारी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर से, और आपके सिर्फ मैस रह जाता है, इसलिए उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, और डेंसिटी छोटी सी जगह पे सारी इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसमें डेंट डालता है और वो पंक्चर कर देता है उसमें। अच्छा, इसमें मेरा जो एक ख्याल था वो एक ये वजह भी हो सकती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है तो उसकी वजह से भी जो डेंट है वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, सॉरी, एक और सवाल है, ये ज़रा क्लियर कीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसमें हाँ हदीस है
कि जो हमारी यूनिवर्स है वो रिंग विद इन रिंग का जो बेसिकली एक बताना असल में हाँ, बिल्कुल। रिंग विद इन रिंग, सही है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो कायनात है ये एक ब्लैक होल देन एक अदर ब्लैक होल और देन एक अदर ब्लैक होल के अंदर मौजूद है? ये बहुत पॉसिबिलिटीज है। वैसे इसमें मैं मतलब मैं अपने तो कोई वर्ड नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी ही थ्योरी पेश कर सकता हूँ इसमें कि जो अभी रिसेंटली जब जेम्स वेब गई थी, तो उसने जो हमने पहले 13.8 बिलियन ईयर्स अर्थ की लाइफ गुजारी हुई है, तो उसने जो पहली पिक्चर्स ली हैं उसमें वो गैलेक्सी सामने आई हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल जब 400 मिलियन ईयर्स अभी गुजरे थे बिग बैंग हो गए, तो उसने वो वाली कैप्चर कर ली जो कि पॉसिबल ही नहीं था कि वहाँ पे होती, क्योंकि वो कूल डाउन होते होते यूनिवर्स को वो लास्ट 500 मिलियन ईयर्स में चीज़ें क्रिएट और बनी है, या पहला स्टार आफ्टर 400 मिलियन ईयर्स बना है, तो वो हो नहीं सकता था। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग बिफोर दिस बिग बैंग। तो ये बिग बैंग वाली जो थ्योरी है ये ऑलरेडी उस वाले वेग आइडिया में आ चुकी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अवैस भाई आपका क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नादिया आपने हैंड रेज किया है, प्लीज माइक जी जी। अच्छा जुबैर, मैं हमेशा जुबैर कहती हूँ। अच्छा मैं ये कही थी कि टाइम जिस तरह है, मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि जैसा कुरान में अंदर जिक्र बार बार आता है ना दोज़ख का और जन्नत का, वहाँ के डायलॉग्स बयान किए जाते हैं, जैसे अभी वहाँ पर हो रहा है, जन्नत और दोज़ख एग्जिस्ट हाँ। करती है और एक हमारी दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो क्या ऐसा है कि वो यूनिवर्स जो है अभी भी मौजूद हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में? वेरी मच पॉसिबल के, क्योंकि जब मेरे ख्याल से जो मिराज का वाक़या उसमें आप सबसे ने देखा था कि जो फरिश्ता था वो सिर्फ बजर बजाने के करीब था, जो उसने तो वो बिल्कुल बिल्कुल करीब था। तो जब आप सबसे ने मिराज का वाक़या जो है वो इटसेल्फ मतलब हमारे लिए एक वो चीज़ है कि बिल्कुल एवरीथिंग इज रेडी देयर। तो जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकली कैलकुलेशंस करके दिखाया था कि अगर आपकी लाइफ 70 ईयर तो वो मिली सेकेंड्स की शायद हो। सो इन शॉर्ट अगर कहें तो आई मीन सिर्फ मरने की देर है एंड वी कैन सी ऑल दीज हाँ, गैलेक्सीज। हमें वो उसका जैसे पता है वो तो इसका हमें सच सारा नजर आ जाएगा, मरने के बाद तो सारा कुछ नजर आ जाएगा। अच्छा दूसरा ये मेरे ज़हन में भी आ रहा था एक और सवाल काइंडली कि ये जो सारी है जो इक्वेशन है ये इस दुनिया के लिए है, तो जब हम अगली दुनिया होगी वहां पर तो ये सारी इक्वेशन मतलब फिट नहीं भी नहीं होगी नहीं नहीं, ये वहां पे नहीं होगी। हर एक की जो कि हम खुद एनर्जी की सोर्स जो शक्ल में हाँ होंगे या जिस्मानी शक्ल में होंगे, ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये वाले लॉज वहां पे फिजिक्स के अलावा वहां पे इम्प्लीमेंट हो, ये नहीं हो सकता। पॉसिबल मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हो भी जरूरी नहीं है सकता है, इस हाँ हाँ। अच्छा और एक मैं सबके लिए पॉइंट कर दूं, हम बेसिकली जब भी साइंस की बात करेंगे हम बेसिकली साइंस को वैलिडेट कर रहे हैं, और क्या उसे कह रहे हैं कुरान से, कि जो चीज कुरान से हमें प्रूव हो जाती है हम उसको मान लेते हैं, बाकी चीज को हम ओपन छोड़ देते हैं डिस्कशन के लिए। तो हाँ इसमें कोई हाँ कंफ्यूजन नहीं है। और थैंक यू जुबैर, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी थी। और आई थिंक नेक्स्ट सेशन हम इस पे रखते हैं क्योंकि अभी सबके बहुत से सवाल होंगे, मेरे दिन में भी आ रहे हैं बहुत से। तो हाँ नेक्स्ट हाँ सेशन में हम बाकी क्वेश्चन आंसर रखेंगे इसके। 2-3 क्वेश्चन ले लें जिन्होंने हैंड रेज किया वैसे। हाँ हाँ ले लें, 5 मिनट्स में आप पढ़ लें। मैं वैसे कह रही हूँ कि हम नेक्स्ट सेशन भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्या आई थिंक काफी लोग के क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन उस्मान गिलानी, आपका माइक ऑन हो सकता है, अब तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरी आवाज़ आ रही? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से मेरे कुछ बुनियादी से सवालात थे क्योंकि मेरी कोई इतनी एजुकेशन नहीं है, तो अगर कोई मेरा सवाल अहमकाना सा हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। नहीं अच्छा, नहीं, उस्मान की पहली इसमें बात तो ये आपने गलत की है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती इस ग्रुप में एटलीस्ट। असल में ये है कि होता है ऐसा, लतीफ़ा बच जाता है, तो उस नहीं नहीं लतीफ़े पे हादसा आ जा सकता है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, नहीं, इसमें ये है कि इससे पहले ज़ीशान भाई आपने बात की थी एक सवाल के जवाब में ख्वाब की, कि हमारी रूह जो है ना वो ख्वाब देखती है। मेरे ख़्याल में हमें इसे देखना चाहिए, हमारी रूह ख्वाब नहीं देखती,
बल्कि जब रूह हमारी हो सकता है किसी किसी की देखती हो, लेकिन वो फिर ख्वाब नहीं रहता, वो हकीकत होती है। जब रूह कोई चीज देखती है तो वो हकीकत ही देखती है। जो ही हमारे जिस्म से रूह जाती है तो रूह आदी हो चुकी है हमारे इस फिजिकल जिस्म से कैलकुलेशन और इसके आलात, इसके औजार इस्तेमाल, आँख, कान, नाक करने के। तो जब वो इस जिस्म से निकलती है तो वो अपने होने का वजूद भी खो बैठती है। उसे पता ही नहीं होता कि मैं भी इस दुनिया में हूँ या थी। वो तो जब दोबारा बॉडी में आती है तो तब उसे होश आता है। अच्छा, नींद में अक्सर हम जब सो जाते हैं तो अपने हम होने का और अमल और इरादे का इख्तियार भी खो देते हैं। तो जो ख्वाब है वो खालिसतन हमारे दिमाग में या कहीं दिल के अंदर कोई खाना है, वहाँ पे कुछ बातें चल रही होती हैं जिसे रूह अगर नीम जिस्म के अंदर हो तो उसे वो महसूस कर रही होती है। ये मेरा ख्याल है बहरहाल। तो ये इसमें मेरा तबसरा है। नहीं, मेरे ख्याल में इसमें आपकी बात एक हद तक बिल्कुल वैलिड है कि ख्वाबों की टाइप्स होती है ना, डिफरेंट ख्वाबों की टाइप्स होती हैं। कुछ आपके मेमोरी वाले ख्वाब होते हैं जो कि आपने दिन में नोट किए होते हैं। इसके ऊपर तो क्या हदीस भी है इस चीज़ के ऊपर कि जो आपने दिन में देखी होती चीज़ें, बिल्कुल है। वैसे वो मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्ट हदीस, लेकिन वो ऐसी होती है कि ख्वाबों के भी टाइप्स हैं। लेकिन जो आपने अगर आपने कुछ ऐसा रियल तरह का ख्वाब देखा है जो कि वाकई में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती कहीं और, तो वो मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे। और ये तो हमें पता है कि रूह तो ट्रैवल करती है जब हम सोते हैं। जी, वो करती है, लेकिन अगर वो होशो-हवास में ट्रैवल करे तो हम उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है ना वो काउंट करते हैं और वो हकीकत में होता है, कई मुहक्किकीन के मुताबिक, ठीक है? हाँ, तो उसे इस फिर ख्वाब नहीं वो कहते हैं ख्वाब से बहुत ज़्यादा क्लियर होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसमें रूह बाहर निकल के कुछ चीज़ें नोट कर रही होती है या सुनी या समझ रही होती है। अच्छा, हाँ, खैर, जो दूसरी बात थी वो मेरी फोटोन के मतलब थी, क्या ये एक ज़र्रा है? बेशक इसका मास जो है वो इंतहाई कम हो, लेकिन क्या ये एक ऐसा ज़र्रा, इसको हम ज़र्रा कह सकते हैं? इसकी क्या हकीकत है? जिस तरह अच्छा, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन है। हाँ, 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 ये अब ऐसा है कि ये मैं शायद मैं इसको टॉपिक को इस दफ़ा नहीं छेड़ना चाह रहा था। मैं कहा था चलो नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे सब सेशन करेंगे तब कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले मैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो कराया था, वो आज तक एक बहुत बड़ा वियर्ड स्टफ बना हुआ है कि तब तो हमने वेव इसको प्रूव किया था, लेकिन उसके अंदर एक थोड़ा अरसे बाद जाके ये पता चला कि अगर उसको ऑब्जर्व ना किया जाए तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अगर कैमरे नहीं लगे हुए या मैं देख नहीं रहा, मतलब उस जर्रे को कैसे पता चलता है कि मुझे कोई भी ऑब्जर्व कर रहा हो, कैमरा ऑब्जर्व कर रहा हो, इंसान ऑब्जर्व कर रहा हो, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अगर आप उसको कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, कोई कुछ लगा हुआ, देन वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये एक शायद हम इसको नेक्स्ट टाइम इस पे बात कर लें, क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक इसको चैलेंजिंग पार्ट है। साइंस के लिए भी बहुत बड़ा एक छोड़ चैलेंजिंग पार्ट है। इसको अभी फिलहाल मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक ठीक है, अच्छा। और बाद में टाइम थोड़ा है, मैं इसलिए ज़रा जल्दी-जल्दी टोक के बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी ये है कि जो हमारी जो कायनात है, जब हम आसमान की तरफ रात को अंधेरे में चाँद, सितारे और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये हम पहले आसमान में ही कंसीडर करते हैं। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे नज़र आने वाला कोई सितारा शायद कोई दूसरे या तीसरे आसमान का हो? जो हमें नजर आ रहे हैं वो तो नहीं, जो आंखों से नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट वो तो ठीक नहीं है। हो सकता। दूसरी इसी में सवाल ये है कि जिस तरह जब हम कहते हैं, जिस तरह पहले एक सवाल किया गया आपसे कि एक रिंग के अंदर दूसरा रिंग, 7 ज़मीन आसमान हाँ, इस तरह है। रिंग जब हम बात करते हैं तो रिंग जो है ना वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे ज़हन में आता है। तो मैं अगर यूँ कहूँ कि जिस तरह प्याज़ की परतें होती हैं, उन परतों के दरमियान अगर बहुत सारा स्पेस या खला पैदा कर दी जाए, तो क्या आसमान बिल्कुल इसी तरह है, गोल-गोल, और उनके दरमियान बहुत सारा स्पेस है, उस स्पेस के दरमियान कहीं चाँद, सूरज, गैलेक्सी और इस तरह की चीज़ें हैं? अच्छा, ऐसा इसमें स्ट्रक्चर बनता है? अच्छा, एक तो ये जो आपने बताया प्याज वाला स्ट्रक्चर, एक तो ये थ्योरी, और दूसरी थ्योरी कहती है कि वो इम्पोज्ड है। इम्पोज्ड इस अच्छा। तरह है कि अभी मैं इसको ऐसे एग्जाम्पलीफाई करता हूँ कि अगर एक रिंग पड़ी है और उसी के ऊपर एक और दूसरी, मतलब रिंग उसको दूसरी को कवर, पहली वाली को वैसे ही पूरी कवर कर लेती है और दूसरी उसके ऊपर बनती है इम्पोज्ड। इसको हम कहते हैं इम्पोज्ड स्ट्रक्चर, जो कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा से खुद से ही बड़ा होता है, और जो दूसरा होता है वो उससे बड़ा होता है। तो अगर एक मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर जैसे एक चूंटी एक बहुत बड़ी शीशे वाली बिल्डिंग पे चल रही है ना, तो उसके एक ब्रिक वाले वॉल, अगर उस बिल्डिंग के ऊपर 7 मतलब एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है बना हुआ है ना, तो वो अगर अभी छोटे वाले सर्कल पे चल रही है ना, तो उसको बड़े वाले सर्कल नजर नहीं उसको बड़े वाले सर्कल नजर ही नहीं आ रहे। हुँ। ठीक है, तो ये होता है इम्पोज्ड स्ट्रक्चर, जिसमें आपको आप खुद ही पार्ट हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी का, लेकिन आपको पता ही नहीं, क्योंकि वो आपसे इतनी बड़ी है कि आपका जो व्यू है ना वो आपका उस तरह से है ही नहीं जो उन 7 को देख सके।
सही, बेहतर हो गया। अच्छा, और एक बात ये है कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, हमारे ज़हन में जो सबसे तेज तरीन दुनिया के अंदर चीज हो सकती है वो स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन हाँ हम ये देखते हैं कि जी, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ से सिदरतुल मुंतहा की जो जड़ें हैं वहां से पानी आ रहा है जमीन पे, ठीक है, दरिया नील और फरात वगैरह है। तो हमारे यहाँ इसी गैलेक्सी के अंदर कई नूरी साल का फासला इस लाइट को मतलब तय करना पड़ता है और करना पड़ता है। क्या इससे मुराद हम ये ले सकते हैं, इस हदीस से ये मफहूम या ये एक थ्योरी बनाई जा सकती है कि लाइट से भी कहीं ज्यादा स्पीड की चीजें दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिसे हमने देखना है अभी? मेरा या डिफरेंट मानना ये गौर है कर। कि जैसे वो जो चीज़ें हैं ना, जो कि जैसे जैसे फरिश्ते भी ट्रैवल करते हैं रोज, दे आर यूजिंग दोज जी चैनल्स जो कि अल्लाह के बनाए हुए चैनल्स हैं। जैसे मैंने बताया कि वो एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से एक जगह से एक यूनिवर्स से ओपन होते हैं और डायरेक्ट दूसरी यूनिवर्स में ओपन होते हैं विदाउट एनी टाइम, विच आर वार्म, हम्म विच आर हम्म। वार्म होल्स बेसिकली। कि वो एक साइड से ओपन होते हैं, दूसरी साइड से निकल आते हैं आप, तो आपका जो है वो बिल्कुल ही यूनिवर्स ही चेंज हो जाती है टोटली। अच्छा, अब ठीक हो गया, मतलब ये कि ये तो आपने बात की ऐसे, ठीक है। अब एक और सवाल जो है बड़ा अहम मेरे जेहन में आ रहा था ये जन्नत आप के लोगों ने हवाले से कि ये आप जन्नत। लोगों ने जी शायद मेरे ख्याल से, मतलब अगर आप एक पेज को लेना, सामने पेज को, जो नॉर्मल कॉपी का पेज होता है, उसको एक जी तह लगा दें ऐसे, और उसके अंदर से भी आप, मैंने एक वो मूवी देखी थी, मुझे इसलिए याद आ गई ये एग्जांपल, तो उसने ऐसे करके दिखाई थी कि पेज फोल्ड करके उसके अंदर से ऐसे पेंसिल गुजार दे तो वो दोनों पेजों के अंदर एक सुराख हो जाएगा, तो वो जो पेंसिल का जो साइड होगी ना, वो आप ऐसे दोनों को पेजेस को ऐसे दो यूनिवर्सिटीज को या दो जगह जो है ना उसमें से गुजार दी, तो विदाउट एनी टाइम आप एक जगह से दूसरे टाइम पे ट्रैवल कर जाएंगे, बेशक वो सही इंसान ही सही हो। सही। अच्छा, अब ये है कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहां पे वक्त नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वक्त होगा। क्या हम्म, जन्नत या दोज़ख भी इस तरह की शक्ल है जहाँ पे टाइम जो है ना बिल्कुल इतना स्लो हो जाएगा जिसे आप 0-0 कह रहे हैं अपने लेक्चर में? हाँ बिल्कुल। क्योंकि वहां पे ना हाल, ना मुस्तकबिल, ना फ्यूचर होगा। बिल्कुल ऐसी ही कुछ सिचुएशन होगी जहाँ पे ग्रेविटी जो है वो या तो बहुत ज्यादा होगी, और हमारी बॉडी की ग्रेविटी सिर्फ यहीं पे, ग्रेविटी हमारी बॉडीज पे यहीं पे इम्प्लीमेंट होती है, रूह पे तो नहीं हो सकती ना। सही। दूसरी, इन तमाम चीजों का मुशाहिदा करने के लिए चलें, बात करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले जी लें। जी, अगली बार कर लेते हैं बातें, सवालात तो बहुत पैदा हो रहे हैं, वो अगली हाँ, बार तो कर ऐसे लेंगे, हमें वक्त की पाबंदी ऐसे करनी करते चाहिए। हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत से क्वेश्चंस हैं। काइंडली सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं अपने अपने क्वेश्चंस नोट कर लें, और जो नेक्स्ट सेशन है उस पे जीशान जो है हमें इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अपने क्वेश्चन सारे नोट कर लें, मेरे भी हैं, मैं भी नोट कर लेती हूँ। और जीशान, आपका बहुत शुक्रिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में हम यहीं से स्लाइड्स ले आएंगे, और हम उसको दोबारा एक दफा रिव्यू करके हम सब अपने अपने क्वेश्चन, पूरा सेशन ही क्वेश्चन और आंसर पे अच्छा, रखेंगे। नादिया सिर्फ ये बात ले रहे हैं, जीशान साहब से एक बात पूछनी है। जी जी। जी जी। हाँ, जीशान साहब, आपने जो फोटोन वाली बात की कि जब उसको ऑब्जर्व करें तो वो फोटोन है, और ऑब्जर्व ना करें तो वेव है, हाँ यही कहा है ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे हैं। तो जब ऑब्जर्व नहीं किया तो पता कैसे चला कि वेव है? आप छोड़ देना उसको, उसको ऑब्जर्व ना करें बस, वो खुद ही से द्वारों पे जब वो बन जाएगी ना, स्पेक्ट्रम बन जाएगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वेव था, ये वेव थी। नहीं, आपने जब ऑब्जर्व ही नहीं किया, यानी कोई आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं होने दिया, तो आपको पता कैसे चला? इंस्ट्रूमेंट, ये तो मैं बता रहा हूँ कि यही तो एक अमेजिंगली या वियर्डेस्ट थिंग है कि उस फोटोन को कैसे पता चलता है कि मुझे कोई देख रहा है। मतलब अगर आप विदाउट देखे कैमरा लगाए और कोई इंसान देखे बगैर नॉर्मली इसको ऐसी बीम को फेंकेगा, तो वो बगैर देखे सब कुछ किए, तो वो बंद कमरे में तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा। बंद कमरे में कैमरा होगा? कैमरा नहीं होगा, अगर कैमरा होगा तो फिर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। दी तो तो मेरे बता मेरे ख्याल में जिसान भाई ऐसे समझ लें कि अगर आपने कोई आदमी कमरे के अंदर बंद करके छोड़ा हुआ है और उसे हम समझ लें कि वो फोर्ट्रान है, तो हाँ वो बंद कमरा करके आप चले गए हैं, तो आने के बाद जब आप कमरे में देखेंगे तो उसकी हरकतें आपको बताएंगी कि ये कुछ जिन की हरकतें हैं। हाँ लेकिन जब बिल्कुल आप बिल्कुल। कैमरा लगा के जाएंगे तो फिर पता चलेगा नहीं, ये तो बशर की हरकतें थी। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे समझ ये ऐसे समझ ले बिल्कुल, कि अगर कुछ लगा हुआ है जो कि ऑब्जर्व करता है, तो यही तो एक वियर्डेस्ट थिंग है जो अभी तक रिजॉल्व भी नहीं हो सकी, ये वाली मिस्ट्री, कि ये कैसे हो पा रहा है, कि उसको कैसे पता चलता है फोटोन को। सर एक हाउ मेरा आई हैव क्वेश्चन भी टू। ले लें प्लीज। जी, ये जो पोर्टल वाली आपने बात की है उसके ऊपर कब डिस्कशन होगी?
मे बी नेक्स्ट Portals. वाले सेशन हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेशन जो होगा इसी पे करेंगे। क्वेश्चन हैं सबके निशान की जो आज की प्रेजेंटेशन है, चाहे वो टाइम्स है, रिलेटिविटी से हैं, पोर्टल, सब कुछ काफी कुछ कवर हो जाएगा। वो हम इंशाल्लाह आराम से करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। और फिर उसके बाद मतलब एक ड्रीम्स पे भी रख लेना चाहिए क्योंकि वो टोटली सेपरेट है, जिसमें मिंगल्ड अप हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब एंड करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। निशान का मैं दोबारा करूंगी क्योंकि उसमें बहुत ही हमने इंफॉर्मेटिव चीजें यू नो कई क्वेश्चंस खोल दिए, कई वो रास्ते खोल दिए, और इसका हम डिस्कशन करेंगे। और फिर उससे अगला जो है ड्रीम्स पे एक अलग रखेंगे, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। मीटिंग एंड करते हैं।